तुम्हारा मतलब क्या है? शाओमैन ने हल्का सा माथा उठाकर हैरानी से पूछा। हम सभी जीव, जिनमें मैजिकल बीस्ट्स, कई मेडिसिनल हर्ब्स या दुनिया के कुछ अजीबोगरीब बंडर्स शामिल हैं, सब हेवन और अर्थ की पावर के साथ पैदा होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, इतनी पावरफुल हो जाती है कि हेवन और अर्थ के बैलेंस को हिला देती है। इसलिए जब स्ट्रेंथ एक सर्टन लेवल तक पहुंचती है तो हेवनली ट्रिब्यूलेशन नाम की चीज अट्रैक्ट होती है। इस ट्रिब्यूलेशन का हॉरर बयान से बाहर है, लेकिन एक बात पक्की है, कोई भी जीव इस ट्रिब्यूलेशन को क्रॉस करना नहीं चाहता, क्योंकि ट्रिब्यूलेशन के नीचे सब उम्मीदें टूट जाती हैं और सक्सेस का चांस बहुत ही छोटा होता है। अगर फेल हो गए तो सीधा राख बन जाओगे, लेकिन अगर सक्सेस मिल गया तो शायद तितली बनकर निकलोगे। सोर। लेकिन सक्सेस का चांस बहुत ही कम है, लगभग जीरो। टिएन वांगशेन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में मजबूरी साफ थी। ऐसा लग रहा था कि टिएन वांगशेन भी इस मामले में बेबस है। क्या इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता? शाओमैन ने सिर उठाकर पूछा। वो टिएन वांगशेन की बात से ट्रिब्यूलेशन की दहशत महसूस कर सकता था। इस चीज को इतनी आसानी से कैसे अवॉइड किया जा सकता है? जब तक दुनिया में वंडर्स मौजूद हैं, 10,000 साल में एक ट्रिब्यूलेशन, 50,000 साल में एक और 100,000 साल में तीसरी ट्रिब्यूलेशन आती है। इन 3 ट्रिब्यूलेशंस के नीचे हेवन और अर्थ के काउंटलेस वंडर्स गिर चुके हैं। लेकिन अगर कोई सच में इन 3 ट्रिब्यूलेशंस को सर्वाइव कर ले तो वो बिना शक एक नए लेवल पर पहुंच जाता है, और उस लेवल पर मुझे डर है कि इस दुनिया में उसका मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। टिएन वांगशेन ने कहा। तुम्हारी ट्रिप? दाजी को अचानक कुछ याद आया और वो जल्दी से बोला, हाँ, इस बार मैं असल में तुम दोनों से अलविदा कहने आया हूं। इस बार रूइंस में जो ह्यूमंस आए हैं उनमें से एक शायद मेरी ट्रिब्यूलेशन क्रॉस करने में मदद कर सकता है। मुझे ट्राई करना ही होगा, वरना वक्त नहीं बचेगा। टिएन वांगशेन ने कहा। ये बहुत डेंजरस है। दाजी ने तुरंत कहा। खतरनाक हो तो भी मुझे जाना होगा, वरना ये मेरा आखिरी चांस है। टिएन वांगशेन ने सर हिलाकर कहा। अगर ऐसा है तो हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? दाजी ने फिर समझाने की कोशिश नहीं की। उसे पता था अगर टिएन वांगशेन इस लास्ट चांस के लिए फाइट नहीं करेगा तो बेकार में मौत का इंतजार करेगा, और वो दोनों ये नहीं देखना चाहते थे। मेरे जाने के बाद मेडिसिन गार्डन तुम दोनों संभालना। टिएन वांगशेन मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं बोला। जी। दाजी और शाओमैन दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। वो टिएन वांगशेन की डिटर्मिनेशन जानते थे। क्या तुम वापस आओगे? शाओमैन ने बेचैनी से पूछा। अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो जरूर वापस आऊंगा, फिक्र मत करो। ये कहकर टिएन वांगशेन अचानक एक सिल्वर स्ट्रीमर में बदल गया और मेडिसिन गार्डन के बीच से गायब हो गया। बिगची, तुम्हें लगता है वो सक्सेसफुल होगा? शाओमैन ने उसकी जाते हुए डायरेक्शन में देखते हुए पूछा। मुझे नहीं पता। तुम्हारी भी अब 5,000 साल की लाइफ हो चुकी है, शायद तुम उस दिन का जवाब खुद देख लोगे। दाजी ने आसपास देखा और फिर चुप हो गया। तुम्हें जरूर सक्सेसफुल होना होगा। शाओमैन ने दिल में टिएन वांगशेन के लिए प्रार्थना की। इस वक्त हेवनली किंग जिनसिंग मेडिसिन गार्डन के सेंटर से निकल चुका था और शाओयान की तरफ बढ़ रहा था। इसके पास होली फ्लेम है और ये मैसिव सोल पावर। अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये लड़का एक बहुत ही पावरफुल एल्केमिस्ट होगा। लेकिन ये सब अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर ये मेरी ट्रिब्यूलेशन क्रॉस करने में मदद कर दे तो मेरा ये बॉडी इसे देना भी वर्थ होगा। ट्रिब्यूलेशन के बाद मेरा बॉडी 10,000 साल पुराना हेवनली किंग जिनसिंग बन जाएगा। सच में सस्ता सौदा है। ये कहकर हेवनली किंग जिनसिंग की आंखों में एक पल के लिए उदासी चमकी। अब हेवनली किंग जिनसिंग की लाइफ स्पैन लगभग 10,000 साल की हो चुकी थी, इसलिए उसका इफेक्ट शाओयान के जाने पहचाने किसी भी हेवनली किंग जिनसिंग से कहीं ज्यादा पावरफुल था। तुम दोनों ठीक हो? शाओयान ने मुधिंगिंग और येरू से पूछा। पता नहीं क्यों बाकी सबसे अलग होने के बाद दोनों लड़कियां अचानक शांत हो गई थीं। रास्ते भर शाओयान जो भी समझाता रहा, उन्होंने बीच में कुछ नहीं बोला, लेकिन शाओयान अपनी शार्प सोल पावर से महसूस कर रहा था कि दोनों के बीच कुछ अजीब चल रहा है। हम ठीक हैं। शाओयान की कंसर्न भरी नजर देखकर दोनों ने जल्दी से जवाब दिया। तुम? दोनों एक साथ बोली, फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगी। हम ठीक हैं, पहले तुम्हें जो हर्ब्स चाहिए वो ढूंढते हैं। मुझे और क्या चाहिए? शाओयान ने सीधा जवाब दिया, लेकिन ज्यादा सोचा नहीं। उसके कंधों पर अभी बहुत जिम्मेदारियां थीं, इसलिए उसका ध्यान लड़कियों के इमोशंस पर नहीं गया। टिएन वांगजिनसिंग, वो क्या होता है? मुधिंगिंग बिल्कुल ब्लैंक सी लग रही थी। तुम्हें ये भी नहीं पता? जो टिएन वांगजिनसिंग होता है वो जिनसिंग का किंग माना जाता है। ह्यूमंस के लिए ये एक पावरफुल टॉनिक है। कहते हैं ये इंसान की स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है। ये मेडिकल मटेरियल सिर्फ कुछ स्पेशल जगहों पर मिलता है और इसका ओरिजिन काफी मिस्टीरियस है, लेकिन ये बॉडी रिफाइनिंग के लिए बेस्ट मटेरियल माना जाता है। लेकिन तुम्हें ये क्यों चाहिए? अगले ही क्षण येरू सस्पिशियस हो गई। ये लड़की। शाओयान थोड़ा सा अटक गया। अगले ही सेकंड शाओयान ने गोल्डन डीमन पपेट को समन किया और बोला, इसे पहचानती हो? मैं टिएन वांगजिनसिंग इसलिए ढूंढ रही हूं ताकि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकूं। तुमने पहले भी देखा है, ये फाइट में एक अच्छा हेल्पर है। अच्छा, ऐसा है? येरू ने सुनते ही रिलीफ महसूस किया।
उसने बस कैजुअली पूछा था। ये सब करने के बाद यरू ने मुधिंगियन की तरफ देखा। कुछ कहने ही वाली थी कि उसने मुधिंगियन की अलर्ट नज़र देख ली। कोई आ रहा है। कुछ देर बाद मुधिंगियन के बॉडी पर ब्लू फ्लेम्स चमकी और उसने सामने के बड़े ट्री की तरफ देखकर धीरे से कहा, इस लड़की की फ्लेम कितनी टेरिफाइंग है। यरू अंदर ही अंदर शॉक हो गई। मुधिंगियन की ब्लू फ्लेम शायद शाओयान के मिस्टीरियस फ्लेम्स के बराबर थी। उसकी स्ट्रेंथ भी अनप्रिडिक्टेबल थी। कौन है? बाहर आओ। शाओयान ने तुरंत आवाज लगाई। उसकी नज़र उस बड़े ट्री पर बैठे एक फिगर पर टिक गई। वो फिगर सिल्वर लाइट से ढका हुआ था। अगले ही क्षण वो आदमी धीरे से खड़ा हुआ, शाओयान और उसकी टीम की तरफ मुस्कुराकर बोला, मैंने सुना तुम मुझे ढूंढ रहे थे, तो मैं बिना बुलाए आ गया। हेवनली किंग जिनसिंग शाओयान इस सीन को देखकर शॉक हो गया। दूसरे लोग टियानवांग जिनसिंग को शायद ना जानते हों, लेकिन शाओयान एक सीधा साधा फार्मासिस्ट होने के नाते इसे ना जाने ऐसा हो ही नहीं सकता। भले ही टियानवांगशन अभी इंसान जैसा दिख रहा था, लेकिन उसके बॉडी पर जो सिल्वर लाइट फिल्म थी वही सबसे बड़ा प्रूफ था। वो क्लियरली टियानवांग जिनसिंग की जड़ थी। ह्यूमन फॉर्म में आ गया। 10,000 ईयर्स हेवनली किंग जिनसिंग। अगले ही पल शाओयान बहुत तेजी से मूव हुआ और सीधा दोनों लड़कियों को अपने पीछे प्रोटेक्ट कर लिया। शाओयान की इस अचानक हरकत से दोनों लड़कियों के दिल में गर्माहट सी आई, लेकिन फिर भी वो उसे सस्पिशियस नज़र से देखने लगीं। मैं देख सकता हूं तुम काफ़ी शार्प लड़के हो। सिचुएशन देखकर टियानवांगशन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन शाओयान का चेहरा काफ़ी अगली हो गया था। दुनिया के सभी वंडर्स को कैटास्ट्रॉफी का सामना करना पड़ता है। शाओयान ये जानता था, लेकिन शाओयान ये भी जानता था कि सिर्फ वही हेवन एंड अर्थ वंडर्स जो डाओसियन लेवल तक पहुंचते हैं वो टेम्परेरली ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, और अगर सच में ह्यूमन बनना हो तो उनकी स्ट्रेंथ को डाओसियन लेवल तक पहुंचना पड़ता है और फिर ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट होना पड़ता है। लेकिन अगर कन्वर्जन हो जाए तो हेवन एंड अर्थ वंडर्स की स्ट्रेंथ तुरंत गिरकर 1 स्टार डाओडी लेवल पर आ जाती है। जो प्रेशर और फीलिंग सामने खड़े हेवनली किंग जिनसिंग से शाओयान को मिल रही थी वो डाओसियन जैसी थी, इसीलिए शाओयान ने ऐसा रिएक्शन दिया। अगर मेरे पास सच में डाओसियन की स्ट्रेंथ होती तो आज तुम लोग मेरे साथ यहाँ इतनी आराम से बात नहीं कर रहे होते। टियानवांगशन शाओयान को डराना नहीं चाहता था। आखिर उसे अभी शाओयान से काम था। हेवन एंड अर्थ के वंडर्स, चाहे मैजिकल बीस्ट्स हों या मेडिसिनल मटेरियल्स, जो भी 10,000 ईयर्स सर्वाइव कर लेते हैं वो फर्स्ट कैटास्ट्रॉफी सर्वाइव कर चुके होते हैं। तब उनकी स्ट्रेंथ इंसानों से ज़्यादा अलग नहीं होती। ये बंदा, शाओयान अब भी एनालिसिस करता हुआ बोल रहा था। शाओयान डीमन बीस्ट्स, मेडिसिनल हर्ब्स और हेवन एंड अर्थ वंडर्स के बारे में काफ़ी क्लियर था। जो वंडर्स फर्स्ट कैटास्ट्रॉफी सर्वाइव कर लेते हैं उनकी स्ट्रेंथ इंसानों के बराबर हो जाती है। इतना गैस करने की जरूरत नहीं। टियानवांगशन हल्का सा उठकर शाओयान से बोला, क्या बात है? अगले ही पल शाओयान को एक अजीब सी फीलिंग हुई। उसने तुरंत महसूस किया कि हेवनली किंग जिनसिंग की ऑरा थोड़ी स्ट्रेंज है। तुम फार्मासिस्ट हो? टियानवांगशन ने सीधा सवाल पूछा। हाँ। शाओयान ने सीधा सिर हिला दिया। हेवनली किंग जिनसिंग उसके एंसेस्टर शाओ शुएन को रिफाइन करने के लास्ट 2 हर्ब्स में से एक था, और जब तक ये हेवनली किंग जिनसिंग फर्स्ट कैटास्ट्रॉफी क्रॉस नहीं करता, शाओयान नेचुरली उससे नहीं डरता। मेरी सिचुएशन लगभग वही है जो तुमने गेस की। लगभग? शाओयान, मू येयिंग और येरू तीनों कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा क्या चला रहा है। मैं लगभग 10,000 ईयर्स जी चुका हूँ। कुछ देर बाद टियानवांगशन धीरे से बोला। उसकी आवाज़ मजबूरी से भरी थी। लगभग 10,000 ईयर्स? क्या तुम... शाओयान को अचानक कुछ समझ आया। तुम ह्यूमन में कन्वर्ट होना चाहते हो? शाओयान ने सीधा पूछ लिया। जैसे ही शाओयान की बात खत्म हुई, मू येयिंग के एक्सप्रेशन में हल्की सी सटल चेंज आई। बिल्कुल, टियानवांगशन ने बिना झिझक मान लिया। मेरे दोस्त, तुम जानते हो तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी डाओसियन लेवल तक नहीं पहुंची। अगर तुमने जल्दी में ह्यूमन कन्वर्जन किया तो फेलियर का चांस बहुत ज़्यादा है, शाओयान ने सोचकर कहा। इस वक्त टियानवांग जिनसिंग की स्ट्रेंथ शायद किंग ज़ुइंगलिंग के बराबर या उससे भी ज़्यादा थी। शाओयान के हिसाब से ये बंदा डाओडी पीक लेवल तक पहुंच चुका हो सकता है। बस प्रॉब्लम ये थी कि टियानवांग जिनसिंग एक मेडिसिनल मटेरियल से बना हुआ था, इसलिए इसका अटैक पावर स्ट्रॉन्ग नहीं था। फिर भी अगर डाओडी पीक पावर हाउस शाओयान को मारना चाहे तो शाओयान और उसके साथी हेल्पलेस हो सकते थे। मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। टियानवांगशन कैजुअली मुस्कुराया, लेकिन उसकी नज़र सीधा शाओयान पर टिकी हुई थी। क्लियरली कुछ प्लान था। फ्री में मजदूरी? तो किसी और को ढूंढ लो। शाओयान ठंडी हंसी हंसा। तुम काफ़ी चालाक हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तीनों को यहीं मार दूं? फेरी मून फेरी का इनहेरिटेंस रून, 2 होली फ्लेम्स, टिस टिस
टियान वैंगशन हंस पड़ा। उसके होठों पर डेंजरस स्माइल थी। तुम ट्राई करके देख लो। मुझे लगता है फेरी मूनलाइट के इनहेरिटेंस रून और 2 होली फ्लेम से निपटना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। शाओयान बिल्कुल नहीं डरा। ठीक है, बकवास छोड़ो। अगर तुम मेरी ट्रिब्यूलेशन सक्सेसफुली क्रॉस करने में मदद कर दो तो मैं तुम्हें तुम्हारी चाही हुई हर चीज़ और इन्फॉर्मेशन दूंगा। टियान वैंगशन ने आखिर ऑलिव ब्रांच फेंक ही दी। हेवन एंड अर्थ वंडर्स को ट्रिब्यूलेशन क्रॉस करते हुए तो मैंने नहीं देखा, लेकिन तुम जैसे डाउ डी पीक पावर हाउस को इतना डरा हुआ देखकर लगता है ये चीज़ आसान नहीं है ना? शाओयान ने सावधानी से कहा। बिल्कुल। सिंस तुम ऑल्केमिस्ट हो, तुम पिल ट्रिब्यूलेशन के बारे में जानते होगे, राइट? हेवनली ट्रिब्यूलेशन की पावर तुम्हारे जाने हुए सबसे स्ट्रॉन्ग दान ट्रिब्यूलेशन से 10 टाइम्स ज़्यादा होगी। 10 टाइम्स? शाओयान का स्कैल्प सुन हो गया। दान ट्रिब्यूलेशन ही इतनी टेरिफाइंग होती है, तो ये अगर आई तो हेवनली ट्रिब्यूलेशन तुम्हारी दान रे ट्रिब्यूलेशन और लाइफ एंड डेथ ट्रिब्यूलेशन से अलग होती है। हेवन एंड अर्थ के वंडर्स को अगर इस दुनिया की शैकल्स तोड़नी है तो कैटास्ट्रॉफी को गाइड बनाकर पूरे बॉडी और सोल को टेम्पर करना पड़ता है। उस तरह का टेम्परिंग, जरा सी भी गलती हुई तो सीधा फॉल। टियान वैंगशन ने डर के साथ कहा। मुझे तुम्हारा बॉडी चाहिए। शाओयान थोड़ा झिझका। ये कोई प्रॉब्लम नहीं। टियान वैंगशन तुरंत मुस्कुराया। जब तक वो 10,000 ईयर ट्रिब्यूलेशन सर्वाइव कर लेगा और ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाएगा, टियान वैंगशन और उसका ओरिजिनल बॉडी अलग इंडिविजुअल्स बन जाएंगे। उस वक्त सीधी बात, टियान वैंग जिनसिंग उसके बॉडी का एक हिस्सा होगा और उसका ओरिजिनल बॉडी एक 10,000 ईयर लेवल मेडिसिनल मटेरियल बन जाएगा जो अपनी फॉर्म खो चुका होगा, एक असली ह्यूमन जिसमें मेडिसिनल पावर होगी। लेकिन इतनी डेंजरस चीज़ के लिए सिर्फ थोड़े से बेनिफिट के लिए मैं रिस्क लूं, ये शायद वर्थ नहीं है ना? शाओयान ने सावधानी से कहा। अब उसे टियान वैंग जिनसिंग की बातों से कैटास्ट्रोफी का हॉरर समझ आ गया था और शाओयान जानता था ये टियान वैंग जिनसिंग जरूर किसी मजबूरी में उससे मदद मांग रहा है, वरना इतनी देर से बकवास नहीं करता। मैं तुम्हें फाइटिंग सोल की पावर दिलवा सकता हूं और मुझे फेरी मून के फॉल के बारे में भी थोड़ी जानकारी है। टियान वैंगशन ने यह कहकर शाओयान और उसके साथियों की तरफ देखकर मुस्कुराया। क्लियरली उसे पता था इतना बड़ा बेट शाओयान को पक्का हुक करेगा। डील। शाओयान तुरंत रिलैक्स्ड मुस्कान के साथ बोला और उसकी आंखों में तेज चमक उभर आई। छोटे लड़के, तुम एक्चुअली मेरे खिलाफ प्लॉटिंग कर रहे हो? टियान वैंगशन ने शाओयान की चालाक मुस्कान देखकर तुरंत महसूस कर लिया कि उसके साथ खेल खेला जा रहा है और तुरंत बोला, ये जूनियर आपके खिलाफ प्लॉटिंग करने की हिम्मत कैसे करेगा? शाओयान मुस्कुराते हुए बोला, अगर वो हेवनली किंग जिनसेंग की मदद करता है तो उसे ना सिर्फ हेवनली किंग जिनसेंग का बॉडी मिलेगा बल्कि युएरू को इनहेरिटेंस लेने में भी मदद मिलेगी, ऊपर से वो मिस्टीरियस फाइटिंग स्पिरिट भी। इतने सारे बेनिफिट्स के बाद शाओयान कैसे मना करता? लेकिन क्या फाइटिंग स्पिरिट सिर्फ डूसीएन लेवल के एक्सपर्ट्स ही एब्जॉर्ब नहीं कर सकते? सीनियर ने अभी क्या कहा था? शाओयान को अचानक कुछ याद आया और उसने तुरंत पूछा, फाइटिंग स्पिरिट, ये चीज़ बहुत मिस्टीरियस है और वैसे ये सच है कि इसे सिर्फ डू-सीएन लेवल के लोग ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग डूदी भी कुछ स्पेशल मेथड से डू स्पिरिट हासिल कर सकता है। भले ही तुम इसे शॉर्ट टर्म में एब्जॉर्ब ना कर पाओ, लेकिन जब फ्यूचर में डू-सीएन बनोगे तब ये तुम्हारे लिए 2 फायदे एक साथ देगा। टियान वैंगशन मुस्कुराते हुए बोला। स्पेशल मेथड? शाओयान तुरंत कंफ्यूज हो गया, लेकिन उसने हेवनली किंग जिनसेंग की नॉलेज को एडमायर किया। फाइटिंग स्पिरिट असल में स्पेशली डू-सीएन एक्सपर्ट्स के लिए प्रिपेयर किया गया है। फाइटिंग स्पिरिट बहुत रेयर होता है, तुम्हारी आंखों ने भी शायद इसे महसूस कर लिया होगा और इसकी पावर भी काफ़ी अच्छी होती है। पूरे दाकियान वर्ल्ड में टोटल 108 फाइटिंग स्पिरिट्स हैं। टियान वैंगशन धीरे से बोला। 108? मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि फाइटिंग स्पिरिट का यूज़ क्या है। शाओयान सोच में पड़ गया। मुझे फाइटिंग स्पिरिट का एग्जैक्ट यूज़ नहीं पता, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा, डू-सीएन डूदी से ज़्यादा पावरफुल सिर्फ लाइफ एंड डेथ पावर की वजह से नहीं होता, बल्कि डोमेन और फाइटिंग स्पिरिट की वजह से भी होता है। टियान वैंगशन ने सोचकर कहा। तुम्हें फाइटिंग सोल का रोल ही नहीं पता? शाओयान थोड़ा डिप्रेस्ड होकर बोला। मैं इंसान नहीं हूं तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता, लेकिन चिंता मत करो, मैं नेचुरली तुम्हें फाइटिंग स्पिरिट दिलवाने का तरीका जानता हूं। टियान वैंगशन ने शाओयान के सवाल पर हल्का सा रिएक्शन दिया। कैसे मिलेगा? सील? शाओयान ने तुरंत पूछा। हाँ, मैं कुछ मेथड्स यूज करके फाइटिंग स्पिरिट को तुम्हारे बॉडी में सील कर सकता हूं। जब तुम फ्यूचर में डू-सीएन बनोगे तो तुम्हें डू स्पिरिट ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। टियान वैंगशन बोला। ये तो काफी बोल्ड आइडिया है। शाओयान ये सुनकर शॉक हो गया। फिर भी जब तक फाइटिंग स्पिरिट किसी और के हाथ में नहीं पड़ता, शाओयान को कोई डर नहीं था। ठीक है, शाओयान ने सिर हिला दिया और ज्यादा सवाल नहीं किया। फेरी मून वाली बात क्या चल रहा है?
शाओयान ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया देखकर युएरू तुरंत बोल पड़ी। क्लियरली उसके दिल में फेरी जाया मोइले को लेकर बहुत डाउट्स थे। फेरी मूनलाइट असल में सुअनलिंग कॉन्टिनेंट की इंसान नहीं थी, वो किसी और प्लेन से आई थी। वो डू सीएन लेवल की स्ट्रांग एक्सपर्ट थी, लेकिन पता नहीं कैसे उसने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईवल क्लैन को प्रोवोक कर दिया और 2 नोबल एलियन से लड़ते हुए आखिर नफरत के साथ गिर गई। तभी ये रूइंस पैदा हुए। 2 नोबल एलियंस। युएरू ये सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसे एग्जैक्ट स्ट्रेंथ का अंदाजा नहीं था, लेकिन टियान वांगशन की बातों से उसे महसूस हुआ कि फेरी मून की मौत के असली जिम्मेदार वही 2 नोबल एलियंस थे। एक्सॉल्टेड ईवल रेस। शाओयान की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। सबसे वीक से सबसे स्ट्रांग तक उनके 5 लेवल्स होते हैं, हेवन, अर्थ, रिस्पेक्ट, एम्परर और किंग। जो गोरफीड लेफ्ट गार्ड शाओयान ने पहले डील किया था वो शायद अर्थ लेवल का एलियन था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ ने ही शाओयान को ऑलमोस्ट गिरा दिया था। ये नोबल लेवल एलियंस तो शायद उनके क्लैन के लीडर्स में से होंगे, और वो भी 2। ज़्यादातर हेवन लेवल एलियंस छोटे मोटे होते हैं, अर्थ लेवल पर कुछ स्ट्रांग होते हैं और नोबल लेवल से ऊपर वाले। उनकी लोएस्ट स्ट्रेंथ भी ह्यूमन डू सीएन के बराबर होती है। उन 2 एक्सॉल्टेड एलियंस की स्ट्रेंथ डू सीएन के बहुत करीब थी, उन्हें डू दी पीक कहना भी गलत नहीं होगा। ऊपर से एलियन रेस के ईविल मेथड्स, इसीलिए फेरी मून उन दोनों से हार गई। सच में 2 एक्सॉल्टेड एलियंस? शाओयान अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल वही 2। मुझे नहीं पता वो दोनों कितने टेरिफाइंग हैं, लेकिन अगर उन्होंने फेरी मून को मार दिया तो उनकी स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होगी। शाओयान ने बात पूरी की। अब शाओयान को समझ आ गया था कि डेविल वेल को शाओयान की मदद क्यों चाहिए थी। सब इन 2 एक्सॉल्टेड एलियंस की वजह से था, और मैं महसूस कर सकता हूं कि उन 2 एक्सॉल्टेड एलियंस की ऑरा पर्पल पैलेस में ही है। अगले ही पल टियान वांगशन बोला, पर्पल पैलेस के अंदर ही? शाओयान तुरंत भौएं चढ़ाकर बोला, अगर वो दोनों एलियन सच में अंदर हैं तो इनहेरिटेंस और फाइटिंग स्पिरिट का लालच छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी शाओयान अपने सारे ट्रम्प कार्ड्स यूज करे तब भी 8 स्टार डू एम्परर लेवल के लोगों से डील करना मुश्किल है, और ये तो डू दी पीक के 2 एलियंस हैं। अब ये काफी ट्रबलसम हो गया। शाओयान का एक्सप्रेशन बदल गया। लेकिन भूलो मत, पर्पल पैलेस में फेरी मून की फीमेल डिसाइपल भी है। फेरी मून की डिसाइपल किस्मत से बच गई थी। फेरी मून के गिरने के बाद से वो पैलेस में ही है। एक तरफ वो अपनी मिस्टीरियस पावर से एलियंस को सप्रेस कर रही है, और दूसरी तरफ लगता है वो किसी का इंतजार कर रही है। टियान वांगशन मुस्कुराया। इस दुनिया में होली फ्लेम के अलावा भी कोई और चीज है जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईवल रेस को सप्रेस कर सकती है? शाओयान तुरंत कंफ्यूज हो गया। होली फ्लेम वैसे तो एलियन रेस की नेमेसिस है, सिर्फ होली फ्लेम से ही उन्हें ट्रूली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन इस ग्रेट वर्ल्ड में होली फ्लेम के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो उन्हें सप्रेस कर सकती हैं, बस वो बहुत कम है। टियान वांगशन बोला। समझ गया। शाओयान ने राहत की सांस ली। दूसरी तरफ मू यिंगिंग तब से टियान वांगशन को घूर रही थी जब से उसने हेवनली ट्रिब्यूलेशन की बात की थी। पता नहीं वो क्या सोच रही थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहले मुझे ट्रिब्यूलेशन क्रॉस करने में मदद करो। अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। एक डू दी पीक फाइटर को तुम जैसे एल्केमिस्ट माना नहीं करोगे, और बाकी चीजें मेरे साथ तुम्हें बहुत आसानी होगी। टियान वांगशन हंस पड़ा। अगर ऐसा है तो शुरू करते हैं। शाओयान तुरंत मुस्कुराया और बिना झिझके दोनों सीधा ट्रिब्यूलेशन शुरू करने के लिए तैयार हो गए। अब हमें क्या करना चाहिए? चारों एक दूसरे को देख रहे थे। तब शाओयान ने सबसे पहले खामोशी तोड़ दी। बहुत सिंपल है। थोड़ी देर में तुम दोनों होली फ्लेम की पावर यूज करके कैटास्ट्रोफी के अगले हिस्सा से लड़ने में मेरी मदद करना। बाकी सब मुझे छोड़ दो। चाहे ट्रिब्यूलेशन टेरिफाइंग हो, लेकिन तुम तीनों में से एक के पास फेरी मून का इनहेरिटेंस रून है और 2 के पास होली फ्लेम्स है। ऑब्वियसली ये तुम्हें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, टियान वांगशन ने तुरंत कहा, और उसकी आवाज़ में हल्की सी मुस्कान थी। कैटास्ट्रोफी के एक हिस्सा से लड़ना? शाओयान ने यह सुनकर दिल में ध्यान से सोचा। हालांकि शाओयान हेवनली ट्रिब्यूलेशन की असली हॉरर नहीं जानता था, लेकिन बिना सोचे भी समझ सकता था कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन के सामने सारी सोच बेकार हो जाती है। नहीं तो ये हेवनली किंग जिनसेंग इतना लोकी और इतना पोलाइटली उनसे बात नहीं करता। अगर सब कुछ इतना ईजी होता जितना टियान वांगशन कह रहा था, तो वो उन्हें ढूंढने नहीं आता। फिर भी शाओयान के दिल में डर का कोई इरादा नहीं था। आखिर ये हेवनली किंग जिनसेंग अब शाओयान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। जब तक वो हेवनली किंग जिनसेंग को ट्रिब्यूलेशन क्रॉस करने में मदद करेगा, चाहे सक्सेस हो या फेलियर, शाओयान को हमेशा हेवनली किंग जिनसेंग मिल ही जाएगा। आखिर अगर टियानवांग जिनसेंग सक्सेसफुल होता है तो वो डेफिनेटली शाओयान को अपना बॉडी देगा, और अगर फेल हो गया तो भी शाओयान के पास टियानवांग जिनसेंग के मेन बॉडी को बचाने के तरीके हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कॉन्शियसनेस प्रिजर्व नहीं हो पाएगी। मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारे बॉडी की होली फ्लेम लास्ट रिसॉर्ट है, इसे जितना हो सके बचाकर यूज़ करो। शाओयान ने मू यिंगिंग की तरफ देखा, जो थोड़ी बेचैन लग रही थी। उसे लगा ये लाइफ एंड डेथ पावर के रिपेयर के बाद का साइड इफेक्ट है, इसलिए उसने कंसर्न के साथ कहा। हाँ, मू यिंगिंग ने धीरे से जवाब दिया। ऑब्वियसली उसे नहीं पता था शाओयान क्या सोच रहा है, लेकिन मू यिंगिंग को इस कैटास्ट्रोफी का कुछ अंदाजा था।
उस वक्त जब वो और उसका भाई ह्यूमन फॉर्म में आए थे तब भी उन्होंने ट्रिबुलेशन फेस किया था। उस कैटास्ट्रोफी का टेस्ट हमेशा अलूफ रहने वाली मू यिंगिंग के लिए भी अब तक फ्रेश था। शायद जिंदगी में दोबारा वो एक्सपीरियंस नहीं करना चाहेगी। उस वक्त अच्छी प्रिपरेशन के बाद भी वो और उसका भाई लगभग गिर ही जाते। मुझे उम्मीद है ये आदमी फेल नहीं होगा, मू यिंगिंग ने धीरे से बड़बड़ाया। पता नहीं क्या गोल्डन डीमन पपेट इस ट्रिबुलेशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, शाओयान ने खुद से कहा। आज का गोल्डन डीमन पपेट सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ही 7 स्टार डोडी के मिड स्टेज एक्सपर्ट्स के बराबर तक टिक कर दे सकता है, लेकिन शाओयान के दिल में अभी भी डाउट था। आखिर ये हेवनली ट्रिबुलेशन वो चीज़ है जिससे हेवनली किंग जिनसेंग जैसे डोडी पीक एक्सपर्ट्स भी डरते हैं। शाओयान के पास एक आइडिया ज़रूर था, लेकिन वो उसे जल्दी से ट्राई करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, वरना अगर गोल्डन डीमन पपेट हेवनली ट्रिबुलेशन से टूट गया तो शाओयान के पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये मेडिसिन गार्डन है, लेकिन यहाँ भीड़ ज़्यादा है। थोड़ा पीछे हट जाओ, मैं बैरियर सेट करता हूँ, त्यानवांग शन ने कुछ महसूस करके शाओयान और दूसरों से कहा। अगले ही पल त्यानवांग जिनसिंग से एक बहुत ही अट्रैक्टिव फ्रेग्रेंस फैल गई। ये हेवनली किंग जिनसिंग है जो 10,000 ईयर लेवल में एंटर करने वाला है। सिर्फ इसका फ्रेग्रेंस ही कुछ मैजिकल मेडिसिन के बराबर हो सकता है। शाओयान ने बैरियर सेट करते हुए त्यानवांग जिनसिंग को देखकर हल्का सा हंसा। जो हेवन एंड अर्थ वंडर्स 10,000 ईयर्स में एंटर करते हैं, क्या उनमें कोई डिफरेंस होता है? मू यिंगिंग ने अचानक बीच में पूछा। हाँ, होता है। हेवन एंड अर्थ वंडर्स जैसे ही 10,000 ईयर्स में एंटर करते हैं, उन्हें कैटास्ट्रोफी का बैप्टिज्म लेना पड़ता है। उसे पास करने के बाद ना सिर्फ स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है, बल्कि वो तुरंत 10,000 ईयर लेवल में स्टेप कर लेते हैं। 10,000 ईयर ट्रिब्यूलेशन के बाद उनकी स्ट्रेंथ ह्यूमन 1 स्टार डोडी के बराबर होती है, लेकिन 20,000 ईयर्स के बाद फिर से ट्रिब्यूलेशन आता है। हर ट्रिब्यूलेशन पहले से ज़्यादा डेंजरस होता है। इसका एक सोल्यूशन है, ट्रिब्यूलेशन के वक्त ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। लेकिन ह्यूमन बनने के बाद हेवनली अर्थ वंडर की ओरिजिनल स्पिरिचुअलिटी इनहेरिट हो जाती है। बाहर से वो नॉर्मल ह्यूमन जैसा ही लगता है, लेकिन अगर किसी और ह्यूमन को सच पता चल गया तो। शाओयान यहाँ बोलते बोलते रुक गया। किस बात का डर है? मू यिंगिंग ने पूछा। ह्यूमन बनने के बाद उन्हें दोबारा ट्रिब्यूलेशन फेस नहीं करना पड़ता। उनकी कल्टिवेशन ह्यूमंस की तरह होती है, लेकिन उनकी ओरिजिनल स्पिरिचुअलिटी प्रिजर्व्ड रहती है। मतलब चाहे ये हेवनली किंग जिनसिंग सक्सेसफुली ह्यूमन बन भी जाए, उसका ब्लड और बॉडी अभी भी हेवनली किंग जिनसिंग की स्पिरिचुअलिटी कैरी करेगा। सोचो, अगर 1000 ईयर किंग जिनसिंग डिस्कवर हो जाए। शाओयान ने सर हिला गया। समझ गई। मू यिंगिंग ने सर हिला दिया और चुप हो गई। आखिर शाओयान ने जो कहा वो बिल्कुल क्लियर था। हेवन एंड अर्थ वंडर्स जब ह्यूमन बनते हैं तो उनकी ओरिजिनल स्पिरिचुअलिटी भी साथ आती है। कुछ हद तक ये ब्लेसिंग भी है और कर्स भी। खुशी की बात यह है कि ह्यूमन बनने के बाद उन्हें ह्यूमन के सारे फायदे मिलते हैं, ऊपर से उनकी ओरिजिनल स्पिरिचुअलिटी भी होती है। कल्टिवेशन स्पीड का तो कहना ही क्या। चिंता की बात यह है कि ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट होते ही उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो जाती है। अगर किसी को उनकी असली आइडेंटिटी पता चल गई तो वो सिर्फ दूसरों के लिए बेकार का टारगेट बन जाएंगे। 10,000 साल पहले उनकी स्ट्रेंथ ह्यूमन डोएसन के बराबर होती थी। ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं? शाओयान के ग्रुप से थोड़ी दूर वांगशे और गुनी चुपचाप घुसकर देख रहे थे। क्लियरली दोनों कुछ देर से शाओयान को फॉलो कर रहे थे। पता नहीं, लेकिन ये सिल्वर लाइट कर्टन एक एन्चांटमेंट जैसा लग रहा है, वांगशे ने सावधानी से कहा। बैरियर? गुनी हैरान हुआ। बिल्कुल बैरियर है, और इसकी स्ट्रेंथ देखकर लगता है ये कोई ऑर्डिनरी बैरियर नहीं है। गुनी ने अगले पल सिल्वर लाइट कर्टन को प्रोब किया और उसे यही रिजल्ट मिला। इस वक्त दोनों एक बड़े पत्थर के पीछे छुपे हुए थे। उनसे थोड़ी दूर एक ह्यूज सिल्वर लाइट कर्टन था जो डजन्स ऑफ मीटर्स तक फैला हुआ था। ठीक है। थोड़ी देर बाद त्यानवांग शन धीरे से मुस्कुराया। काफी सॉलिड बैरियर लग रहा है। शाओयान खुद को रोक नहीं पाया। शाओयान की परसेप्शन से उसे नेचुरली पता चल गया कि ये बैरियर त्यानवांग शन ने कुछ स्पेशल चीज़ों की मदद से बनाया है। तुम दोनों एडजस्ट हो जाओ, रेडी हो जाओ तो मुझे बता देना। मुझे कैटास्ट्रोफी को अट्रैक्ट करना है। त्यानवांग शन ने यह कहकर इधर उधर देखा और फिर चुप हो गया। तुम दोनों थोड़ी देर में केयरफुल रहना, ये कैटास्ट्रोफी बहुत टेरिफाइंग है, इससे अफेक्टेड मत होना। शाओयान ने दोनों लड़कियों को वॉर्न किया, फिर आंखें बंद करके रेस्ट मोड में चला गया, रेडी टू स्ट्राइक एनी टाइम। मू यिंगिंग और यूरे ने एक दूसरे को देखा, कुछ नहीं बोला और समझदारी से साइड में चली गईं। दोनों जानती थीं कि इन दोनों के एक्शंस का मूवमेंट छोटा नहीं होगा। चलो शुरू करें। कुछ देर बाद शाओयान ने हल्का सा आंखें खोलकर हेवनली किंग शेन से कहा, तैयार हो? टियनवांग शेन ने यह सुनकर तुरंत पूछा। अपनी सेंसिंग से वो महसूस कर सकता था कि शाओयान बहुत अलग हो चुका है और उसकी ऑरा बेहद मिस्टीरियस थी। लेकिन टियनवांग शेन बहुत ही समझदार था, इसलिए उसने ज्यादा नहीं पूछा, क्योंकि वो समझता था कि इंसानी दुनिया में हर किसी के कुछ सीक्रेट्स होते हैं। जब तक वो उसकी जान को खतरा नहीं देते तब तक कोई बड़ी बात नहीं। शाओयान ने कैजुअली जवाब किया और फिर उसके बॉडी से खाकी रंग की होली फ्लेम लहरों की तरह बाहर निकलने लगी।
क्या ही डरावनी फ्लेम है, सच में होली फ्लेम के लायक है। हेवनली किंग जिनसेंग की नज़र नेचुरली तेज थी। जैसे ही शाओयान की होली फ्लेम निकली, उसे तुरंत पता चल गया कि ये फ्लेम ज़रूर होली फ्लेम है। आखिर जो चीज़ उसे हल्की सी बेचैनी महसूस करा सकती थी, वो सिर्फ शंगयान ही हो सकती थी। मैं पहले ही डिक्लेयर कर देता हूँ, मैंने कभी किसी और को कैटास्ट्रोफी क्रॉस करने में हेल्प नहीं की है, इसलिए मैं सिर्फ अपनी पूरी कोशिश का वादा करता हूँ। शाओयान ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। ये बात पहले बोल देना ज़रूरी था, वरना बाद में ये आदमी उल्टा इल्ज़ाम लगा सकता था। चिंता मत करो, तुम्हारे ये शब्द ही काफ़ी हैं। तिएन वांगशेन हल्का सा मुस्कुराया। वो समझ गया था शाओयान का मतलब। आखिर अगर वो खुद गिर गया तो शाओयान की मेहनत बेकार हो जाती। तुम दोनों किनारे पर हट जाओ, चलो शुरू करते हैं। अगले पल शाओयान ने ज़्यादा बकवास नहीं की और सीधा बोल दिया। जी। दोनों लड़कियां और तिएन वांगशेन एक साथ बोले। मैं इस दिन का बहुत लंबा इंतज़ार कर चुका हूँ। वैसे मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है। जब से मैंने 9000 साल मिस किए, तब से 9000 ईयर्स हेवनली ट्रिब्यूलेशन धुंधली सी नज़र आती रही, लेकिन खुशकिस्मती से मैंने उसे टच नहीं किया। चांदी की रोशनी से ढका हुआ उसका शरीर और भी मिस्टीरियस लग रहा था। 10,000 ईयर्स ट्रिब्यूलेशन, मुझे दे दो। तिएन वांगशेन के गरजने के साथ ही मेडिसिन गार्डन के ऊपर का स्पेस हल्का सा कांप गया और एक दुनिया हिला देने वाली टेरिफाइंग ऑरा धीरे धीरे कंडेंस होने लगी। वो क्या है? वुडू की नज़र बहुत तेज थी और उसने सबसे पहले मेडिसिन गार्डन के ऊपर की अजीब चीज़ को नोटिस किया। अभी 5 पॉइजन्स की स्ट्रेंथ 7 स्टार डू एम्परर के मिड स्टेज में थी, लेकिन उस टेरिफाइंग ऑरा के सामने वो हल्का सा कांप रहा था। थोड़ा थंडर क्लाउड जैसा लग रहा है, लेकिन ये ऑरा थंडर क्लाउड से कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग है। क्या शाओयान और बाकी लोगों ने मेडिसिनल मटीरियल्स ढूंढ लिए और पिल रिफाइन करना शुरू कर दिया? पास खड़ा मूफंग भी हैरान था। थंडर क्लाउड? मुझे नहीं लगता, और अगर ऐसी लेवल की एलिक्सिर रिफाइन करनी हो तो कुछ दिन का टाइम काफ़ी नहीं होगा। ठीक है, हमें अभी कुछ मेडिसिनल हर्ब्स चाहिए। जैसे ही मिल जाएंगी हम तुरंत शाओयान और बाकी लोगों से मिलेंगे। 5 पॉइजन्स ने कहा और फिर वो दोनों औरतों के साथ जंगल में ढूंढने लगा। ये किस तरह की फ्लक्चुएशन है? बहुत ही डरावनी। यहाँ लेंग फू याओ ने अपनी फार्मासिस्ट परसेप्शन से तुरंत आसमान की अजीब ऑरा महसूस कर ली। क्या ही टेरेजाइंग ऑरा है? किनसिन ने भी सर उठाकर देखा, लेकिन उसकी आंखों में शक था। ये चीज़, क्या ये कैटास्ट्रफी हो सकती है? वो हेवनली ट्रिब्यूलेशन जो फाइटिंग इनसाइन पावर हाउसेस क्रॉस करते हैं? थोड़ी देर बाद किनसिन अचानक हैरान हो गई। ये फ्लक्चुएशन और ये ब्रेथ बिल्कुल वैसे ही थे जैसे किताब में डिस्क्राइब किया गया था। नहीं, ये तो इसलिए है क्योंकि हेवन एंड अर्थ वंडर्स की लाइफ स्पैन हज़ारों साल होती है। लेंग फू याओ को यकीन नहीं हो रहा था। शायद सही है, इस वक्त श्यूकी ने कहा। उस डायरेक्शन को देखकर लगता है ये शाओयान और इन लोगों की जगह है। चलो, यहाँ हमने सब सर्च कर लिया। शाओयान को जो मेडिसिनल मटीरियल्स चाहिए थे वो नहीं मिले। चलो उनसे मिलते हैं, श्यूकी ने कहा और तुरंत चल पड़ा। आखिर युएरू अकेली थी, श्यूकी बिल्कुल बेचैन था। बूम बूम बूम। इसी वक्त मेडिसिन गार्डन के ऊपर आसमान में अचानक गरजने की आवाज़ गूंज उठी। लेकिन बाहर की दुनिया इसे देख नहीं सकती थी, क्योंकि मेडिसिन गार्डन एक मिस्टीरियस पावर से आइसोलेट था। ये किस तरह की फ्लक्चुएशन है? बहुत ही डरावनी। शाओयान की टीम को एन्चैंटमेंट ने आइसोलेट किया था, लेकिन कैटास्ट्रफी सबके ऊपर थी। यही है कैटास्ट्रफी। ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्या हुआ, डर लग रहा है? तिएन वांगशेन लगातार चांदी की पावर आसमान की तरफ रिलीज कर रहा था। मैं नहीं डर रहा, बस ये थंडर जैसे तुमने कहा हमारी लाइफ एंड डेथ कैटास्ट्रफी और डान थंडर कैटास्ट्रफी से अलग है, शाओयान ने तेज परसेप्शन से कहा। अपनी तेज परसेप्शन से शाओयान महसूस कर सकता था कि इस हेवनली ट्रिब्यूलेशन में ज़बरदस्त डिस्ट्रक्शन वेव है। इसमें कोई शक नहीं था, अगर शाओयान को अकेला फेस करना होता तो उसका अंजाम बर्बादी होता। हेवनली ट्रिब्यूलेशन आने वाली है। कुछ वक्त बाद तिएन वांगशेन ने अर्जेंसी भरी आवाज़ में कहा। मुझे पता है, शाओयान ने दांत भींच कर कहा और फिर उसके बॉडी की चमकती खाकी होली फ्लेम सीधा कैटास्ट्रफी में डूब गई। ये कैटास्ट्रफी भी अजीब थी, पूरे मेडिसिन गार्डन को कवर कर रही थी और थंडर का रंग भी बिल्कुल सिल्वर था जैसे तिएन वांग जिनसेंग का। जाओ, शाओयान ने अपनी मैसिव सोल पावर को एक्टिवेट किया, खाकी होली फ्लेम को प्रिसाइसली कंट्रोल किया और कैटास्ट्रफी के सबसे डेंस जगह की तरफ भेज दिया। तुम मेरे लिए बाकी थंडरबोल्ट्स रोकना। जहां तक कैटास्ट्रफी की बात है, दूसरे लोग सिर्फ बर्डन हल्का कर सकते हैं, असली कदम तो हमें खुद लेना होगा। तिएन वांगशेन ने वॉइड की तरफ एक कदम बढ़ाया, फिर शाओयान को मुस्कुरा कर देखा। अगले पल उसका फिगर तेजी से हिलता हुआ सीधा कैटास्ट्रफी में घस गया। ये बंदा सच में बहादुर है, शाओयान ने देखा और बिल्कुल रिलैक्स नहीं हुआ। वो लगातार होली फ्लेम्स भेज रहा था, लेकिन तिएन वांगशेन पूरी तरह हेवनली ट्रिब्यूलेशन में डूब चुका था। आओ, होली फ्लेम के कमज़ोर होने के बाद मैं नहीं मानता कि तुम मुझे इस कैटास्ट्रफी में पकड़ सकते हो।
टिएन वांग शेन ने ट्रिब्यूलेशन में घुसते ही आंखों में जुनून के साथ सिल्वर थंडर पर सीधा हमला किया। थंडरबोल्ट्स। सिल्वर कैटास्ट्रोफी के अंदर डिस्ट्रक्शन जैसी लहरों ने सीधा टिएन वांग शेन के ह्यूमन बॉडी पर वार किया। बूम बूम बूम, ज़्ज़। थंडर की आवाज़ें लगातार गूंजती रहीं और टिएन वांग शेन का चेहरा आखिर बदलने लगा। ये असली ह्यूमन बॉडी नहीं है। टिएन वांग शेन के होठों पर बेचारी सी मुस्कान आई। फिर उसका ह्यूमन मेल बॉडी अचानक ग्लास की तरह टूटकर बिखर गया। और जैसे ही ह्यूमन प्रोस्थेटिक बॉडी टूटी, टिएन वांग शेन ने अपना असली मेन बॉडी दिखा दिया। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर एपिसोड 836 लास्ट हिट। ये हेवनली किंग जिनसेंग का असली बॉडी है। शाओयान ने हेवनली किंग जिनसेंग को देखा जो पहले ही हेवनली ट्रिब्यूलेशन में घुस चुका था और खुद को रोक नहीं पाया बोलने से। इस वक्त हेवनली किंग जिनसेंग ने ह्यूमन बॉडी छोड़ दी थी। साफ था कि मेडिसिन गार्डन की मिस्ट्री की वजह से जो ह्यूमन बॉडी उसने पहले पोजेस की थी वो इस टेरिफाइंग कैटास्ट्रोफी की पावर के नीचे तुरंत मिट गई। शाओयान ने देखा कि आसमान पूरी तरह सिल्वर से भर गया था। चांदी की चमक बेहद तेज थी जो स्कैल्प नंबरिंग कैटास्ट्रोफी का एहसास करा रही थी और धीरे धीरे एक मिल्की वाइट बॉडी सामने आई। वो बॉडी एक मेडिसिनल मटेरियल थी। पूरा शरीर उंगली के साइज का था, लेकिन उसकी शेप 4 मोटी और 3 पतली थी जो मिल्की वाइट बॉडी में छुपी हुई जबरदस्त मेडिसिनल पावर को परफेक्टली छुपा रही थी। वही था टिएनवांग जिनसेंग का असली बॉडी। टिएनवांग जिनसेंग का बॉडी सच में एक असली जिनसेंग था। बिल्कुल भी बड़ा चढ़ा कर नहीं कहा जा रहा। ये जिनसेंग का राजा था। चाहे ये सिर्फ उंगली के साइज का हो, लेकिन उसकी 4 मोटी और 3 पतली शेप में जो एनर्जी थी उसे कोई अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत नहीं करता। शायद सिर्फ ये पावर ही कुछ पीक ह्यूमन फाइटिंग एम्परर्स के बराबर हो। टिएनवांग जिनसेंग का पूरा शरीर मिल्की वाइट था, 4 मोटी और 3 पतली, सिर्फ उंगली के साइज का। शेप मिनिएचर हेरिंगबोन जैसी थी जो काफी मिस्टीरियस लग रही थी। बूम बूम बूम। जैसे ही शाओयान हैरान हो रहा था, आसमान भर का सिल्वर ट्रिब्यूलेशन तुरंत टिएनवांग जिनसेंग के बॉडी पर अटैक करने लगा। अब ह्यूमन बॉडी का कवर नहीं था। अगर ये अटैक सीधा बॉडी पर लगते तो डिस्ट्रक्टिव पावर तुरंत टिएनवांग जिनसेंग को मार सकती थी। शाओयान, मेरी मदद करो। टिएनवांग शेन भी जानता था कि वो कुछ देर तक इस कैलामिटी को हैंडल कर सकता है, लेकिन उसके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। उसे पता ये कैलामिटी एंडलेस है। अगर वो अकेले फेस करेगा तो अंजाम सिर्फ फेलियर होगा। हुआक्सिन, तिएनयान, जाओ। शाओयान ने ये देखकर भौएं सिकोड़ी, लेकिन बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया। उसकी मैसिव सोल फोर्स हर वक्त सिल्वर कैलामिटी की लोकेशन कैप्चर कर रही थी। टिएनवांग शेन के बोलते ही चमकदार खाकी फ्लेम सीधा आसमान की तरफ लपकी। बूम बूम बूम। जब सिल्वर कैलामिटी टिएनवांग जिनसेंग के बॉडी पर गिरने वाली थी, तब फायर हार्ट हेवनली रॉक बिल्कुल सही वक्त पर आई और उसे रोक लिया। शब्बू। लेकिन शाओयान ने अपनी गार्ड बिल्कुल नहीं छोड़ी, क्योंकि वो जानता था ये सिर्फ शुरुआत है। पफ। ये सच में टेरिफाइंग है। शाओयान ने कुछ देर तक कैलामिटी का ब्लो लिया और अचानक उसके मुंह के कोने से खून निकल आया। शाओयान अंदर ही अंदर हैरान था अभी के सीमिंगली सिंपल क्लैश से। ये कैटास्ट्रोफी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मेरी करंट कैपेसिटी से काफी ज्यादा। लगता है इस लड़के की स्ट्रेंथ अभी कम है, इसीलिए होली फ्लेम की पावर को पूरी तरह यूज नहीं कर पा रहा। ये कैटास्ट्रोफी हैंडल करना मुश्किल होगा। टिएनवांग शेन ने धीरे से सोचा, अभी का अटैक सिर्फ शुरुआत था। अगर शाओयान इतनी वीक अटैक को नहीं झेल पाया तो आले की कैलामिटी। फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं, फिर से आओ। शाओयान ने मुंह का खून साफ किया और तुरंत बोला, ठीक है। टिएनवांग शेन ने यह सुनकर शाओयान को नए नजरिए से देखा। उठो। अगले पल शाओयान ने गोल्डन डेमन पपेट को सीधा समन कर लिया। जो अभी शाओयान ने खून थूका था वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे टिएनवांग शेन ने सोचा था। शाओयान ने होली फ्लेम की पावर से छुपकर कैलामिटी की थोड़ी पावर एब्जॉर्ब कर ली और उसे तुरंत अपने गोल्डन डेमन पपेट में ट्रांसफर कर दिया। शुरू में शाओयान को डर था कि गोल्डन डेमन पपेट शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन अगले ही पल जब शाओयान की होली फ्लेम ने हेवनली ट्रिब्यूलेशन की पावर को वीकन किया, वो पावर एक्चुअली गोल्डन डेमन पपेट ने एब्जॉर्ब कर ली। इस शॉकिंग सीन को देखकर, चाहे गोल्डन डेमन पपेट के एब्जॉर्प्शन से हुई रायट की वजह से शाओयान ने थोड़ा खून थूका हो, लेकिन शाओयान बेहद खुश था। कैलामिटी की पावर के साथ गोल्डन डेमन पपेट तेज स्पीड से इवॉल्व हो सकता है। अभी का गोल्डन डेमन पपेट ऑलरेडी मिड स्टेज 7 स्टार डू एम्परर से लड़ सकता है। अगर और प्योरीफाई हो गया तो शायद लेट स्टेज 7 स्टार डू एम्परर या उससे भी स्ट्रॉन्ग से लड़ सके। ये सोचकर शाओयान थोड़ा एक्साइटेड हो गया। चलो। गोल्डन डेमन पपेट को समन करने के बाद शाओयान ने सीधा उसे कमांड दिया, फिर बिना झिझक बैरियर से बाहर निकलकर टेरिफाइंग हेवनली ट्रिब्यूलेशन की तरफ दौड़ गया। ये लड़का पागल हो गया है क्या? टिएनवांग शेन ने शाओयान की हरकत महसूस करके तुरंत शक किया। इस ट्रिब्यूलेशन की पावर उसे अच्छी तरह पता थी, ये पीक डू एम्परर लेवल की थी। चाहे शाओयान के पास होली फ्लेम हो, उसकी स्ट्रेंथ अभी कम है, वो तुरंत ट्रिब्यूलेशन से मारा जा सकता है। शाओयान, जल्दी बाहर आओ, इस कैटास्ट्रोफी की पावर बहुत टेरिफाइंग है, ये तुम अभी हैंडल नहीं कर सकते। टिएनवांग शेन ने जल्दी से कहा। सीनियर, चिंता मत करिए, मेरे पास काउंटर मेजर है। शाओयान ने बोलकर गोल्डन डेमन पपेट के साथ कैलामिटी के पास पहुंच गया।
ये जगह कैटास्ट्रोफी की सबसे डेंस जगह थी, सबसे डेंजरस भी। पपेट। अगले ही पल ट्यानवांग शेन ने शाओयान के पास खड़े मोशनलेस गोल्डन डेमन पपेट को महसूस किया। अपनी परसेप्शन से उसने तुरंत समझ लिया, इस गोल्डन डेमन पपेट में न स्ट्रेंथ है न लाइफ फोर्स, लेकिन उसकी जबरदस्त मस्कुलर पावर से वो मिड स्टेज 7 स्टार डू एम्परर को हैंडल कर सकता है। और इस पपेट के अंदर हल्की सी थंडर पावर की फ्लक्चुएशन भी थी, जैसे ये थंडर को निगल रहा हो। ये लड़का आखिर कर क्या रहा है? ट्यानवांग शेन हैरान था। चलो शुरू करते हैं। सीनियर, प्लीज कैटास्ट्रोफी की सबसे पावरफुल फोर्स बाहर निकालो, हम इसे एक ही ब्लो में डिस्ट्रॉय करेंगे। शाओयान धीरे से मुस्कुराया। शाओयान और गोल्डन डेमन पपेट के बॉडीज पर होली फ्लेम की बहुत मोटी लेयर छाई हुई थी, और गोल्डन डेमन पपेट की सुनहरी आंखें आसपास चमक रही हेवनली पावर को लालच से देख रही थी। चाहे जिन याओ पपेट कॉन्शियस ना हो, लेकिन इंस्टिंक्ट से वो जानता था, अगर ये थंडर निगल लिया तो उसे जबरदस्त फायदा होगा। अच्छा लड़का, जब तुम पागलपन करने को तैयार हो तो मैं भी तुम्हारे साथ पागलपन करूंगा। ट्यानवांग शेन ने पता नहीं क्यों शाओयान पर भरोसा कर लिया। उसने बोलना बंद किया और उसके बॉडी के अंदर से मिल्की वाइट लाइट सीधा आसमान की तरफ उठी, फिर सीधा सिल्वर ट्रिब्यूलेशन की गहराइयों में घुस गई। बूम बूम बूम। जैसे ही ट्यानवांग शेन ने ऐसा किया, पूरा आसमान जोर से कांप गया, जैसे कोई डरावनी चीज पैदा होने वाली हो। द रॉबर, डेथ। कुछ देर बाद सिल्वर ट्रिब्यूलेशन के अंदर काउंटलेस सिल्वर थंडर्स अचानक गायब हो गए, फिर एक साथ कंडेंस होकर एक भयानक बॉडी बन गए। उसका कोई क्लियर अपीयरेंस नहीं था, लेकिन उस फिगर से मौत की लहरें निकल रही थीं। डेथ। आखिरी शब्द गिरते ही ठंडर से ढकी हुई उस बॉडी ने अपना पुराना हाथ उठाया और सीधा ट्यानवांग जिनसेंग की बॉडी की तरफ मार दिया। उस पल ट्यानवांग जिनसेंग के आसपास का स्पेस कोलैप्स हो गया और काउंटलेस डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस फूट पड़ी। बूम बूम बूम। अगले ही पल एक हैरत अंगेज सिल्वर थंडर उस थंडर फिगर से अलग हुआ और सीधा ट्यानवांग जिनसेंग की तरफ चीखते हुए निकल पड़ा। उसकी स्पीड बिजली जैसी थी। यही था कैटास्ट्रोफी के आखिरी पावर, और बिना शक सबसे टायरानिकल। क्रॉस कर लिया तो जन्म मिलेगा, फेल हुए तो मौत। Battle through the heavens, the God, the Flame Emperor. Episode 837. Fighting the Heavenly Tribulation. भूम भूम भूम। सिल्वर थंडर बस ट्यानवांग जिनसेंग के बॉडी से थोड़ी दूर ही गिरा था कि अचानक गोल्डन डीमन पपेट वायलेंट हो उठा। शाबू। इस वक्त जिन याओ पपेट का बॉडी खाकी होली फ्लेम की पावर से चमक रहा था। उस बॉडी के अंदर एक पुरानी ऑरा थी और उसकी प्यूपल्स तेज गोल्डन रोशनी छोड़ रही थीं। इतना स्ट्रॉन्ग, शाओयान खुद को रोक नहीं पाया बोलने से। अपनी एक्सलेंट सोल परसेप्शन से शाओयान समझ गया था कि अभी जो लास्ट कैलामिटी की पावर थी, उससे डिग्निफाइड सेमी इमॉर्टल पावर हाउसेस भी तुरंत मिट सकते थे। छोड़ो उसके 6 स्टार डो एम्परर कंप्लीट लेवल को या गोल्डन डीमन पपेट को। तुम पीछे हट जाओ। अगर मुझे ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफर होना है तो मुझे इस कैटास्ट्रोफी से टेम्पर होना ही पड़ेगा, लेकिन टेम्परिंग के बाद फाइनल कैटास्ट्रोफी तुम पर डिपेंड करेगी, ट्यानवांग जिनसेंग ने कमजोर आवाज में कहा। शाओयान ने सुनते ही तुरंत गोल्डन डीमन पपेट को वापस बुला लिया। आखिर इस कैटास्ट्रोफी का टेरर देखकर अगर गोल्डन डीमन पपेट सीधा बाहर रहता तो शायद तुरंत क्रश हो जाता, और अगर इस पावरफुल कैलामिटी की पावर को हेवनली किंग जिनसेंग रिफाइन कर ले तो शाओयान को पूरा कॉन्फिडेंस था कि गोल्डन डीमन पपेट उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। भूम भूम भूम। सिल्वर कैलामिटी की पावर एक सिल्वर ड्रैगन की तरह गरजती हुई ट्यानवांग जिनसेंग के बॉडी की तरफ दौड़ी। चाहे उस बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल थी, शाओयान जानता था कि कैलामिटी ड्रैगन के पास ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं है। जब हेवनली ट्रिब्यूलेशन सिल्वर ड्रैगन ने ट्यानवांग जिनसेंग के बॉडी पर जोर से स्ट्राइक किया, तब ट्यानवांग जिनसेंग के बॉडी से अचानक मिल्की वाइट लाइट फूट पड़ी। इस लाइट ने काफी सिल्वर ड्रैगन की पावर को वीकन किया, लेकिन ट्यानवांग जिनसेंग खुद एक्सट्रीम पेन झेल रहा था। आह आह आह। एक चीख आसमान में गूंज उठी। शाओयान की पलकें जोर से फड़की। उसे पता था कि ट्यानवांग जिनसेंग के आसपास डेडली रॉबरी ड्रैगन ने एक लीथल माइंड फील्ड बना दिया है, जहां ना वो खुद और ना गोल्डन डीमन पपेट बिना सोचे समझे घुस सकते थे। अब सिर्फ इसी पर डिपेंड कर सकते हैं। देखते हैं सिचुएशन कैसे बदलती है, शाओयान ने मजबूरी से कहा। लेकिन शाओयान महसूस कर रहा था कि कैलामिटी की पावर से टेम्पर होने के बाद हेवनली किंग जिनसेंग का मिल्की वाइट बॉडी और सोल धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, और ये ट्रांसफॉर्मेशन ह्यूमन अपीयरेंस की तरफ इवॉल्व हो रहा था। इस कैटास्ट्रोफी की पावर सच में मिस्टीरियस है। मैंने नहीं सोचा था इसका ऐसा इफेक्ट होगा, शाओयान ने कहा, और फिर चुप होकर मौके का इंतजार करने लगा। ये मौका सिर्फ हेवनली किंग जिनसेंग की मदद के लिए नहीं, बल्कि उसके गोल्डन डीमन पपेट के एवोल्यूशन के लिए बेस्ट मटीरियल भी था। शाओयान कैटास्ट्रोफी की पावर को बिल्कुल वेस्ट नहीं होने देने वाला था। इस कैटास्ट्रोफी की पावर काफी डाइल्यूट हो चुकी है। इसका कुछ ना कुछ रिलेशन इस मेडिसिन गार्डन से होना चाहिए। बैरियर के पास खड़ी मू यिंगयिंग अचानक बोली। मू यिंगयिंग कैलामिटी को बहुत अच्छी तरह जानती है। नॉर्मल कैलामिटी इससे कई गुना ज्यादा टेरिफाइंग होती है। आज ट्यानवांग जिनसेंग की कैलामिटी इतनी वीक इसलिए थी क्योंकि मेडिसिन गार्डन की मिस्ट्री ने उसकी मेजॉरिटी पावर को सप्रेस कर दिया था।
वरना 2 होली फ्लेम्स की पावर जोड़ने पर भी इस कैटास्ट्रफी को हैंडल करना बेहद मुश्किल था। आखिर उन दोनों होली फ्लेम्स की स्ट्रेंथ अभी कम थी। आह 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 बैस्टर्ड! हेवनली ट्रिबुलेशन की पावर हेवनली किंग जिनसंग पर लगी और उसकी अपनी पावर कंट्रोल से बाहर निकलकर उसके इंटरनल ऑर्गन्स में उल्टा बहने लगी। शुरू में कैलामिटी की पावर डिस्ट्रक्शन की वेव लेकर आई। जो भी ट्यानवांग जिनसंग के बॉडी से गुजरा सब डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन जैसे ही ट्यानवांग जिनसंग की मेडिसिनल पावर फैली, वो डिस्ट्रॉयड चीजें धीरे धीरे बॉडी के अंदर दोबारा जन्म लेने लगी और कैटास्ट्रफी की ब्रिलियंस के नीचे उसके ऑर्गन्स और भी स्ट्रांग हो गए। गुलू गुलू गुलू। कुछ देर बाद एक मिल्की वाइट लाइट अचानक सिल्वर जायंट ड्रैगन से छूटकर सीधा ट्यानवांग जिनसंग के बॉडी में घुस गई और शाओयान और बाकी लोगों जैसा एक ह्यूमन प्रोटोटाइप बन गया। मैंने नहीं सोचा था ये इतना डिटर्मिन्ड होगा, शाओयान बोल पड़ा। अब शाओयान समझ गया था कि ट्यानवांग जिनसन का पहला स्टेप सक्सेसफुल हो चुका है। उसने कैटास्ट्रफी की पावर को रेजिस्ट करके ह्यूमन प्रोटोटाइप सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। इस ह्यूमन प्रोटोटाइप के साथ चाहे आगे का रास्ता मुश्किल हो, लेकिन सर्वाइवल का चांस आ गया था। एक्शन के लिए रेडी हो जाओ, शाओयान ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी ऑरा तेजी से बढ़ने लगी। साफ था कि वो हेवनली फायर की 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशंस यूज कर रहा था। इस वक्त शाओयान भी खुद ज्यादा कंट्रोल नहीं कर रहा था। वो और जिन याओ पपेट दोनों कैलामिटी के सेंटर में थे। अगर हेवनली किंग जिनसन के साथ कुछ हुआ तो उनका भी अंजाम बुरा होगा। शाओयान, मेरी मदद करो। अगले ही पल मिल्की वाइट ह्यूमन प्रोटोटाइप ट्यानवांग शेन के होठों ने हल्का सा हिलकर कहा। ट्यानवांग जिनसन अब तक हेवनली ट्रिबुलेशन की टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव पावर को सिर्फ अपनी सोर्स पावर यानी अपनी ह्यूज मेडिसिनल पावर से ही झेल रहा था। लेकिन ह्यूमन प्रोटोटाइप बनाने के प्रोसेस में उसे हैवी लॉस हो चुका था। अब उसकी सारी उम्मीद शाओयान पर थी। इस कैटास्ट्रफी की पावर मैंने काफी वीकन कर दी है, लेकिन मैं खुद ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुका हूं। अब सब तुम पर डिपेंड करता है। मिल्की वाइट ह्यूमन प्रोटोटाइप ट्यानवांग शेन ने कमजोर आवाज में कहा। फिक्र मत करो, अब आगे मुझे संभालने दो, शाओयान ने बोलकर ट्यानवांग शेन का जवाब इग्नोर किया। गोल्डन डीमन पपेट के साथ आगे बढ़ा और सीधा ट्यानवांग शेन के सामने खड़ा हो गया। हो हेवनली ट्रिबुलेशन ड्रैगन को चैलेंज महसूस हुआ। उसने आसमान में गरजकर शाओयान को घूर कर देखा। बीस्ट अभी मरा नहीं है? शाओयान ने ठंडी हंसी के साथ स्नर्ट किया। उसने अपना पाम जो डैजलिंग फ्लेम से कवर्ड था अचानक उठाया और सीधा हेवनली ट्रिबुलेशन ड्रैगन पर मार दिया। भूम भूम भूम। शाओयान का टेरिफाइंग अटैक होली फ्लेम की पावर के साथ आया, लेकिन उस दिन का जायंट रॉबरी ड्रैगन बिल्कुल डिसडेनफुल था। उसने सीधा अपना मुंह खोला और शाओयान का अटैक निगल लिया। माय गुड गाय। शाओयान ने यह देखकर पैनिक नहीं किया, बल्कि उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। शाओयान जानता था कि अपनी स्ट्रेंथ से इस कैलामिटी ड्रैगन को डायरेक्टली मारना नामुमकिन है, लेकिन उसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट करवाना मुमकिन है। इसीलिए शाओयान ने जानबूझकर अपनी फ्लेम्स ड्रैगन को निगलने की। उसकी फ्लेम्स उसके कंट्रोल में थीं। जैसे ही उसका माइंड मूव करेगा, वो ड्रैगन के बॉडी के अंदर ब्लास्ट हो जाएगी। उस डिस्ट्रक्टिव पावर पर शाओयान को पूरा कॉन्फिडेंस था। ड्रैगन को मारने के लिए काफी होगी। अभी इनफ नहीं है, शाओयान ने हेवनली ट्रिबुलेशन ड्रैगन को घूरते हुए धीरे से कहा। उसने महसूस किया कि उसकी फ्लेम्स ड्रैगन के बॉडी में अपीयर हो चुकी हैं, लेकिन वो अभी भी अलर्ट रहा। गोल्डन डीमन पपेट, जाओ। अगले ही पल शाओयान ने अपने पास खड़े गोल्डन डीमन पपेट को ऑर्डर दिया। जैसे ही शब्द गिरे, गोल्डन डीमन पपेट तुरंत खाकी होली फ्लेम से घिरा और बिना झिझक कैलामिटी जायंट ड्रैगन की तरफ दौड़ पड़ा। हेवनली ट्रिबुलेशन ड्रैगन ने अपना पंजा उठाकर गोल्डन डीमन पपेट को थप्पड़ मारने ही वाला था, लेकिन अचानक जब गोल्डन डीमन पपेट उससे 5 मीटर दूर था, सराउंडिंग स्पेस वायलेंटली सर्ज हुआ और वो सीधा हेवनली ट्रिबुलेशन ड्रैगन के बॉडी के अंदर अपीयर हो गया। स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्म सच में काम कर गया। शाओयान के होठों पर मुस्कान आई, लेकिन उससे पहले कि कैलामिटी ड्रैगन रिएक्ट करता, शाओयान अगले ही पल जोर से कर जा। मेरे लिए ब्लास्ट हो जाओ। उसकी जोरदार हंसी पूरे स्पेस में गूंज उठी। बैटल थ्रू द हेवेंस द फ्लेम एम्परर की कहानी का एपिसोड 838 सक्सेस। ब्लास्ट मी। जैसे ही शाओयान की दीवानगी भरी आवाज गूंजी, आसमान में जो थंडर और कैलामिटी की पावर पहले भरी हुई थी, वो अचानक एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर वाली फ्लेम्स की एक लेयर में बदल गई। और उस दिन की रॉबरी ड्रैगन के बॉडी के अंदर अजीब सी अबनॉर्मल फ्लैशेस होने लगी। ड्रैगन के बॉडी के अंदर सिर्फ खाकी येलो होली फ्लेम ही नहीं थी, बल्कि शाओयान की टोटल 23 यानी 23 अलग अलग फायर्स भी एम्परर फ्लेम में मर्ज हो चुकी थीं। इतनी सारी फ्लेम्स की पावर जब जायंट ड्रैगन के बॉडी के अंदर फूटी तो सीन बिल्कुल अर्थ शैटरिंग हो गया। ये क्या है? कुछ ही देर में वांग शिये और गुनी इस अचानक सीन से हिल गए और तुरंत आसमान की चेंज नोटिस कर ली। ये फ्लैक्चुएशन 10,000 साल का हेवन एंड अर्थ वंडर ट्रिबुलेशन क्रॉस कर रहा है। वांग शिये की नजर बहुत तेज थी। उसने तुरंत राज समझ लिया। इम्पॉसिबल।
गुनी ने हैरानी से कहा, मैंने एंशिएंट बुक्स में देखा है, गलत नहीं हो सकता। 1000 ईयर लेवल हेवन एंड अर्थ वंडर एक मैजिकल मेडिसिन होती है जो लिविंग फ्लैश एंड बोन्स को भी रिवाइव कर सकती है। अगर ये मिल जाए तो। वांग शिये के होठों पर लालच की हल्की सी मुस्कान आ गई। ज्यादा खुश मत हो, शाओयान और कुछ लोग फॉर्मेशन के अंदर हैं और ये फॉर्मेशन रॉबरी की पावर से मिलती जुलती है। मुझे डर है, गुनी ने सावधानी से कहा। हम ऐसे करते हैं, वांग क्यान हंसा। कितना चालाक, लेकिन मुझे पसंद आया, गुनी ने अजीब सी मुस्कान दिखाई। शाओयान चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, आखिर वो अकेला ही है और दोनों 7 स्टार डू एम्परर लेवल पर हैं, इसलिए उन्हें शाओयान से डरने की जरूरत नहीं। ऐसे में फिशरमैन की तरह बैठकर फायदा उठाना कितना परफेक्ट होगा। कितनी टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन है, ये फ्लेम की पावर शाओयान की है। मूफंग और बाकी लोग भी शाओयान की डायरेक्शन में बढ़ने लगे। लेकिन जब वूडू और लिंजू ने आसमान में स्ट्रेंज कैटास्ट्रफी और फ्लेम्स देखी तो दोनों लड़कियों के एक्सप्रेशंस बदल गए। बहुत ज्यादा स्ट्रांग, यही पहला ख्याल उनके दिमाग में आया। दोनों पॉइजन सेक्ट से थीं, इसलिए नेचुरली हेवन एंड अर्थ ट्रिबुलेशन की फ्लक्चुएशंस को समझती थीं। लेकिन शाओयान अपनी 6 स्टार डू डी कॉन्ज्यूमेट स्ट्रेंथ से किसी और को ट्रिबुलेशन क्रॉस करने में हेल्प कर रहा था। ये ऑलमोस्ट मौत को इनवाइट करने जैसा था। चलो, अगले ही पल वूडू ने देर नहीं की। उसे भी डर था कि सिचुएशन बदल सकती है और तीनों की स्पीड तुरंत बढ़ गई। शियू की तरफ जब उसने अभी अभी आसमान का चेंज देखा, उसका पूरा बदन बेचैन हो गया। शाओयान, अगर यूरू को कुछ हुआ तो मैं बर्निंग इंसेंस पवेलियन को चैन से नहीं रहने दूंगी। शियुकी ने बोलकर अपनी स्पीड तेज कर दी। उसे हेवनली रॉबरी और फ्लेम से कुछ और इन्फॉर्मेशन महसूस हुई थी। यूरू शाओयान के साथ है, अगर शाओयान के साथ कुछ हुआ तो यूरू भी जरूर अफेक्टेड होगी। यूरू के पास इनहेरिटेंस रून है, लेकिन उसकी अपनी स्ट्रेंथ सिर्फ 5 स्टार डू एम्परर परफेक्शन है। ऐसी चीज का सामना करना जो हाफ इन सेमाई पावर हाउस को भी चैलेंज करे। बुम बुम बुम, आसमान में शाओयान के एक्सप्लोजिव शाउट के साथ उस दिन के जायंट ड्रैगन की प्यूपिल्स अचानक डर से भर गईं। अगला ही पल एटॉमिक बॉम्ब जैसी फ्लेम रिपल जायंट ड्रैगन को सेंटर बनाकर इंस्टेंट फैल गई। शाओयान कितना स्ट्रांग! यूरू और मू यिंग बैरियर के अंदर थीं, लेकिन फिर भी वो एक्सप्लोजन की पावर क्लियरली महसूस कर सकती थीं। बुम बुम बुम, कैलामिटी ड्रैगन तुरंत काउंटलेस डिस्ट्रक्टिव फ्लेम्स में टूट गया जो आसमान में फैल गईं। इस टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन ने मेडिसिन गार्डन के ऊपर की स्पेस को हल्का सा कोलैप्स कर दिया। इस वक्त पूरा मेडिसिन गार्डन मौत की स्मेल से भरा हुआ था। गुड बॉय, तियान मांगशिन मुस्कुरा दिया। कैलामिटी के जायंट ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करने के बाद अगला स्टेप था इस टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन को अब्सॉर्ब करना। तभी ये ट्रिब्यूलेशन परफेक्टली एंड होगी। गोल्डन डीमन पपेट, ये सब करने के बाद शाओयान ने महसूस किया कि उसकी सांस कमजोर हो गई है, लेकिन उसने देर नहीं की और जोर से चिल्लाया। वो जानता था अगर इस डिस्ट्रक्टिव पावर को एब्जॉर्ब नहीं किया गया तो सब कुछ फेल हो जाएगा। मेरे लिए एब्जॉर्ब करो, शाओयान जोर से गरजा। डैजलिंग फ्लेम रिपल्स और हेवनली ट्रिब्यूलेशन की पावर सीधा गोल्डन डीमन पपेट की तरफ खींच ली गई। इस वक्त जिन याओ पपेट की प्यूपल्स बहुत सीरियस थीं। चाहे तियानवांग शेन ने कैटास्ट्रफी की पावर वीकन कर दी थी, लेकिन फिर भी जिन याओ पपेट के लिए एब्जॉर्ब करना आसान नहीं था। शाबू शाबू, कुछ देर बाद गोल्डन डीमन पपेट की फ्लेम्स एक बॉटमलेस गॉर्जियस वॉर्टेक्स में बदल गईं और कैलामिटी की पावर बिना निशान के अंदर खींच ली गई। बैंग बैंग बैंग, जैसे ही सिल्वर रॉबरी की पावर एब्जॉर्ब हुई, गोल्डन बॉडी के पास गोल्डन लाइट डैजलिंग रोशनी छोड़ने लगी जो सिल्वर रॉबरी को कॉन्स्टेंटली रेजिस्ट कर रही थी। तुम्हें यहां होल्ड करना होगा। शाओयान अब जिन याओ पपेट की मदद नहीं कर सकता था, वो सिर्फ दिल में चुपचाप दुआ कर सकता था। इस वक्त गोल्डन डीमन पपेट वॉर्टेक्स बनकर कंटिन्यूअसली कैटास्ट्रफी की पावर एब्जॉर्ब कर रहा था। इस पावरफुल एब्जॉर्प्शन के साथ शाओयान धीरे धीरे महसूस कर रहा था कि गोल्डन डीमन पपेट की स्ट्रेंथ भी लगातार बढ़ रही है। गुरु, कुछ ही ब्रेथ्स के बाद गोल्डन डीमन पपेट का गोल्डन बॉडी थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने लगा। उसके मसल्स जगह जगह फटने लगे, जैसे वो किसी भी पल कोलैप्स हो सकता है। इतना स्ट्रॉन्ग? शाओयान तुरंत समझ गया कि गोल्डन डीमन पपेट अपनी एब्जॉर्प्शन लिमिट पर पहुंच गया है। अगर ये और एब्जॉर्ब करेगा तो वापस आ जाओ। शाओयान थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर बोला। क्योंकि गोल्डन डीमन पपेट लिमिट पर पहुंच गया था, अब बची हुई कैटास्ट्रफी पावर शाओयान को खुद हैंडल करनी पड़ती।
जब शाओयान होली फ्लेम की पावर एक्टिवेट करने ही वाला था, तब गोल्डन डीमन पपेट के बॉडी से एक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हुई। मैं कर सकता हूं। ये छोटे से 3 शब्द शाओयान को हिला गए। ये जिन याओ पपेट ने सीधा नहीं बोला था, बल्कि उसकी गोल्डन आइज से आया मैसेज था। और जिन याओ पपेट को समझने वाले शाओयान के लिए ये मैसेज बिल्कुल क्लियर था। एब्सॉर्ब। कुछ देर बाद गोल्डन डीमन पपेट के पूरे बॉडी से होली फ्लेम की पावर फूट पड़ी, और इनकम्पैरेबली पावरफुल हेवनली ट्रिब्यूलेशन होली फ्लेम की जलती हुई पावर के नीचे पूरी की पूरी गोल्डन डीमन पपेट ने एब्सॉर्ब कर ली। गुड गाय, शाओयान हैरान रह गया। शाबू शाबू, गोल्डन डीमन पपेट ने सारी कैलामिटी पावर एब्सॉर्ब कर ली। अब उसके गोल्डन बॉडी पर धीरे धीरे ब्लैक और सिल्वर की लेयर्स चढ़ गईं। ब्लैक लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग्स से एब्सॉर्ब की हुई डेथ पावर थी, और सिल्वर ऑब्वियसली इस कैटास्ट्रोफी की पावर थी। धन्यवाद। जैसे ही कैलामिटी की पावर कंप्लीटली रिजॉल्व हुई, उस दिन तियानवांग शेन का बॉडी डैजलिंग लाइट से चमकने लगा। फिर आसमान से एक कलर्ड लाइटनिंग सीधा टूटकर मिल्की वाइट ह्यूमन बॉडी के अंदर घुस गई। अगले ही पल मिल्की वाइट तियानवांग शेन का ह्यूमन बॉडी धीरे धीरे कंडेंस हुआ, और कुछ ही देर में वो पूरी तरह से एक ह्यूमन आदमी में ट्रांसफॉर्म हो गया। इस पल तियानवांग शेन की सोल कंप्लीटली मेडिसिनल बॉडी से अलग होकर एक रियल ह्यूमन बन चुकी थी। बस एक चीज, उसके बॉडी पर एक हल्की सी वाइट पैटर्न धीरे धीरे बन गई। एक निशान, 10,000 साल में कदम रखने का प्रतीक। सक्सेस, मू यिंग ने धीरे से कहा। सक्सेसफुल? युएरू और मू युयिंग खुद को रोक नहीं पाई हैरान होने से। फिर उन्होंने आसमान में खड़े शाओयान से पूछा। अभी शाओयान की हर हरकत दोनों लड़कियों के दिल को हिला रही थी, खासकर जब आखिरी में ट्रिबुलेशन की पावर फटकर निकली। दोनों बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई थीं, लेकिन खुशकिस्मती से कोई खतरा नहीं हुआ, वरना मजबूरी में दोनों को एक्शन लेना पड़ता। और इतनी डरावनी ट्रिबुलेशन की पावर को शाओयान ने एक्चुअली संभाल लिया। हालांकि इसमें हेवनली किंग जिनसेंग और गोल्डन डीमन पपेट की मदद का बड़ा हिस्सा था, लेकिन कौन इनकार कर सकता है कि अगर शाओयान की हिम्मत और सावधानी न होती तो वो सफल नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। इंसानी रूप वाले हेवनली किंग शेन ने तुरंत शाओयान की तरफ हाथ जोड़कर सल्यूट किया, लेकिन उसकी मूवमेंट्स थोड़ी स्टिफ थीं, क्योंकि उसने अभी अभी इस बॉडी को कंट्रोल करना सीखा था। तो जो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। अगले ही पल टिएन वांग शेन ने अपना बॉडी सीधा शाओयान की तरफ फेंक दिया। उसे पता था कि अगर शाओयान ना होता तो वो लास्ट ट्रिब्यूलेशन में पूरी तरह गिर चुका होता। ये देखकर शाओयान ने झिझक नहीं की और टिएन वांग शेन को पकड़ लिया। जैसे ही टिएन वांग जिनसेंग हाथ में आया, उसके अंदर से एक स्पेशल एनर्जी सीधा दिल से उभरकर बाहर आई। शाओयान जैसा स्ट्रांग आदमी भी थोड़ा सा हैरान हो गया। अगर आज किंग जिनसेंग का काम भी हो गया तो पूर्वजों को रिवाइव करने के लिए लगभग आखिरी मेडिसिनल मटेरियल रह जाएगा, स्काई ड्यू। लेकिन ये चीज सच में सरदर्द है। शाओयान ने हेवनली किंग जिनसेंग को संभाल कर रख लिया और मन ही मन सोचा। शाओयान की अब तक की जानकारी के मुताबिक ये चांगलोंग लू शायद इंसानों की दुनिया में मिलता ही नहीं, मतलब शाओयान को ड्रैगन क्लैन में जाकर ढूंढना पड़ेगा। ड्रैगन क्लैन में बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं। अभी के शाओयान के लिए वहां जाना लगभग मौत को इन्वाइट करने जैसा है। चलो पहले नीचे चलते हैं, यहाँ हमने बहुत ज़्यादा हंगामा कर दिया है, शायद कई लालची इंसान अट्रैक्ट हो जाएंगे, टिएन वांग शेन ने कहा। अब तुम सच में एक इंसान बन गए हो। शाओयान और टिएन वांग शेन धीरे से बैरियर के अंदर उतर गए। शाओयान हंसा, सच में? लेकिन मेरी स्ट्रेंथ भी गिरकर 1 स्टार डाओ डी के इनिशियल स्टेज तक आ गई है, टिएन वांग शेन ने कहा। लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी एक्साइटमेंट थी। हालांकि इंसान बनने के बाद उसकी स्ट्रेंथ पीक डाओ एम्परर से सीधा 1 स्टार डाओ एम्परर तक गिर गई, लेकिन टिएन वांग शेन ने इसकी परवाह नहीं की। उसे पता था कि अगर वो ह्यूमन में कन्वर्ट ना होता तो सेकेंड ट्रिब्यूलेशन से बचना नामुमकिन था। पहली ट्रिब्यूलेशन ही उसे इतना परेशान कर चुकी थी, आगे वाली तो सीधा उसकी जान ले लेती। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब जब तुम इंसान हो तो तुम्हें एक ह्यूमन नाम भी चाहिए। तुम्हें हमेशा हेवनली किंग कहकर तो नहीं बुला सकते। युएरू मुस्कुराकर बोली। बिल्कुल, मुझे सोचने दो। क्यों ना नाम टिएन शेन रख लूं? मेरा मेन बॉडी टिएन वांग शेन है, और अब मैं इंसान बन गया हूं तो किंग वर्ड हटा देते हैं। टिएन वांग शेन मुस्कुराया। ठीक है, तो मैं तुम्हें टिएन शेन बुलाऊंगा। शाओयान अचानक मुस्कुरा दिया। ठीक है, टिएन शेन खुशी से मुस्कुराया। इंसान बनने के बाद अब वो इंसानी दुनिया की खूबसूरती देख सकता था, और उसे रोज रोज ट्रिब्यूलेशन की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारा पपेट ठीक है? थोड़ी देर बाद टिएन शेन ने अचानक पूछा। बिल्कुल ठीक है, शाओयान ने हल्का सा जवाब दिया। ठीक है तो अच्छा है, टिएन शेन ने सुकून की सांस ली। उसे पता था कि पावरफुल पपेट बनाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई नुकसान होता तो टिएन शेन ज़रूर शाओयान को कंपनसेट करता।
मेडिसिन गार्डन का काम हो गया है, चलो बाकी लोगों को ढूंढते हैं और पहले पर्पल क्रिस्टल पैलेस चलते हैं। वही फाइनल डेस्टिनेशन है? शाओयान ने मुस्कुराकर पूछा। पर्पल क्रिस्टल पैलेस? मुझे अंदर की कुछ बातें पता है, लेकिन अब मेरी स्ट्रेंथ गिर गई है, शायद मुझे तुम पर ही रिलाई करना पड़ेगा। ठीक है, शाओयान ने तुरंत कहा। ये बैरियर काफी मजबूत है, शाओयान मजाक में बोला। उसे महसूस हुआ कि अपनी स्ट्रेंथ से वो बैरियर नहीं तोड़ सकता। लेकिन शाओयान बहुत तीखी नज़र वाला था। उसे पता था कि जो दो लोग उसका पीछा कर रहे थे वो अभी भी बाहर हैं। तुरंत नीगोंगवान में डिवाइन लाइफ का कोर इंस्क्रिप्शन हल्की स्पिरिचुअल पावर के साथ चमकने लगा, जैसे वो कुछ अरेंज कर रहा हो। ये तो सॉल्व हो गया, टिएनशन हंसकर बोला। डिस्पर्स? टिएनशन के बोलते ही बैरियर तुरंत गायब हो गया और शाओयान और बाकी लोग सामने आ गए। चलते हैं, शाओयान बोलने ही वाला था कि उसने दो फिगर्स को हवा की तरह तेज आते महसूस किया। हे ब्रदर शाओयान, इतनी जल्दी मत जाओ। अभी जो फ्लक्चुएशन हुआ लगता है हेवन एंड अर्थ वंडर की ट्रिब्यूलेशन थी। पता नहीं ब्रदर शाओयान ने देखा या नहीं। वांग शय और गुनी भी सामने आ गए और शाओयान का रास्ता रोक लिया। सोलोमन और 10,000 पॉइजन सेक्ट के लोग? युएरू थोड़ी हैरान हो गई, क्योंकि दोनों की ऑरा से साफ था कि वो कमजोर नहीं है। गुनी की स्ट्रेंथ 7 स्टार डाओ एम्परर के अर्ली स्टेज तक पहुंच चुकी थी और सोलोमन का लो की स्टाइल उसे और भी ज्यादा डेंजरस बना रहा था। और वांडू मधु का स्टाइल बहुत अजीब था। वांगशय की स्ट्रेंथ भी 7 स्टार डाओ एम्परर के मिड स्टेज तक पहुंच चुकी थी। इन दोनों पावरफुल लोगों ने तुरंत युएरू को डरा दिया। आखिर तुम लोग सब्र नहीं कर पाए? शाओयान ने शांत आवाज में कहा, जैसे उसे पहले से पता था कि दोनों उसका पीछा कर रहे थे। तुम्हें पहले से पता था? गुनी ने तुरंत पूछा। जब तुम मेडिसिन गार्डन में घुसे थे तब से, शाओयान धीरे से मुस्कुराया। पता था तो क्या? अब तुम पॉइजन सेक्ट और 1000 फ्लावर पवेलियन के लोगों से अलग हो। चाहे तुम स्ट्रांग हो, आज बुरी किस्मत से बच नहीं पाओगे, वांगशय ने तुच्छ नजर से कहा। हाउएवर, अगर मैं कहूं कि मैंने जानबूझकर उनसे अलग हुआ सिर्फ तुम दोनों को बाहर निकालने के लिए, तो शायद तुम विश्वास नहीं करोगे, शाओयान हल्की मुस्कान के साथ बोला। उसके होंठों पर एक खतरनाक आर्क उभर आया। शाओयान, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, लेकिन इतनी बड़ी बातें करते हुए जबान नहीं फिसलती। तुम 6 स्टार डाओ एम्परर हो, ऊपर से तुम्हारे साथ 2 बोझ भी हैं। क्या तुम सच में सोचते हो कि हमसे लड़ पाओगे? हम कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, वांगशय मजाक उड़ाते हुए बोला। बिल्कुल, सोलोमन और 1000 डक्सन सेक्ट के आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स आम लोग कैसे हो सकते हैं? लेकिन तुम मुझे बहुत कम समझ रहे हो। शाओयान के बोलते ही आसपास की स्पेस हल्की सी हिलने लगी और एक इनविजिबल गर्म आग की लहर ने सबको घेर लिया। फॉर्मेशन? अगले ही पल वांगशय को कुछ समझ आया और वो चौंक गया। वो लोग गायब हो गए। गुनी भी सतर्क हो गया। उसने आसपास देखा, लेकिन जगह पूरी तरह से बदल चुकी थी। लगता है हम शाओयान के फॉर्मेशन में फंस गए हैं। साला, मैं कैसे भूल गया कि ज़ियानत्यान का नंबर 1 बैटल फॉर्मेशन मास्टर उनके बर्निंग इंसेंस पवेलियन से है। वांगशय के बोलते ही वो और गुनी दोनों सतर्क हो गए, क्योंकि इस फॉर्मेशन में खतरनाक फ्लेम पावर भरी हुई थी। ये शाओयान सच में काफी हिम्मती है, वांगशे और गुनी ने तुरंत कहा जब वो शाओयान की फ्लेम फॉर्मेशन के अंदर थे। जिसे पूरे बर्निंग इंसेंस पेविलियन ने हजारों सालों में नहीं देखा, उसे जीनियस कहा जाता है। उसमें अपना घमंड तो होगा ही, गुनी ने भी कहा। अब सोचते हैं इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ना है, गुनी बोला। मुझे फॉर्मेशन के खेल की ज्यादा समझ नहीं है, शायद मैं तुम्हारी मदद ना कर पाऊं, वांगशे ने सिर हिला दिया। फॉर्मेशन असल में सिंपल होता है। फॉर्मेशन एक छोटे फील्ड जैसा होता है, बस फॉर्मेशन का कोर तोड़ दो, फॉर्मेशन खुद टूट जाएगा। गुनी हंस पड़ा। फॉर्मेशन का कोर? वो चीज कहाँ है? वांगशे ने पूछा। रुको, मैं ढूंढता हूं। इतना कहकर गुनी के बॉडी से सायन एनर्जी चमकी और फिर उसने इस गर्म स्पेस को प्रोब करना शुरू किया। इस वक्त वांगशे और गुनी जिस जगह थे वो वाकई शाओयान के डिवाइन मूवमेंट के कोर इंस्क्रिप्शन से बना हुआ फॉर्मेशन था। इस फॉर्मेशन का नाम था डबल ड्रैगन फ्लेम फॉर्मेशन, जो झुजिन ने शाओयान को छुप कर दिया था जब शाओयान जा रहा था। इस फॉर्मेशन को हल्का मत समझना, सिर्फ इसका रैंक ही 7 स्टार डो एम्परर पावर हाउस को ट्रैप करने के लिए काफी था, और शाओयान के फ्लेम्स तो और भी ज्यादा डरावने थे। शायद वो कुछ पावरफुल 7 स्टार डो एम्परर से लड़ने से भी नहीं डरेगा। ये क्या है? शुरू में वांगशे को समझ नहीं आया कि उनसे 10 मीटर दूर एक फ्लेम है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फट गईं। ये कैसी फ्लेम थी? ये तो सीधा एक फायर ड्रैगन था। फायर ड्रैगन रंग बिरंगी चमक से ढका हुआ था। अगर ध्यान से गिनोगे तो पता चलेगा कि इसमें टोटल 23 तरह की फ्लेम्स थीं। ये फायर ड्रैगन शाओयान ने कंडेंस किया था। जल्दी वापस आओ, वांगशे ने तुरंत गुनी को पुकारा, जो आसपास देख रहा था। किसी अजीब वजह से वांगशे को उस फायर ड्रैगन से बहुत ही हल्का लेकिन खतरनाक क्राइसिस फील हो रहा था। उसका प्रेशर बहुत ज्यादा था, इतना कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। क्या हुआ? गुनी बस कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि वांगशे की आवाज से घबरा गया और भौएं सिकोड़कर पूछा।
तुम्हारे आगे कुछ है, वांगशे चीखा। फिर जब उसने देखा कि गुनी को कुछ नजर नहीं आ रहा तो वांगशे ने सीधा डैजलिंग लाइफ एनर्जी जमा करके गुनी के पीछे अटैक कर दिया। और गुनी फॉर्मेशन के कोर को ढूंढने में लगा था, इसलिए उसने फायर ड्रैगन नोटिस ही नहीं किया। उसने बस वांगशे को अपने ऊपर अटैक करते देखा और गुस्से में बोला, अच्छा वांगशे, तुम अंदर से गद्दार निकले। आवाज गिरते ही गुनी अटैक करने वाला था, लेकिन अचानक एक जलती हुई हीट वेव उस पर टूट पड़ी। भूम भूम भूम, वांगशे की डैजलिंग लाइफ एनर्जी सीधा गॉर्जस फायर ड्रैगन से टकराई, लेकिन फायर ड्रैगन को कोई नुकसान नहीं हुआ। वो बस मुड़कर वांगशे से टकराव तोड़कर साइड हो गया। फायर ड्रैगन पल भर में गायब हो गया, लेकिन गुनी और वांगशे दोनों बहुत डिप्रेस्ड हो गए। ये फॉर्मेशन थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है। पता नहीं ये फायर ड्रैगन कहाँ से आया और अभी मुझे अटैक करके कहाँ चला गया, वांगशे सतर्क होकर बोला। उसकी इंट्यूशन कह रही थी कि ये फॉर्मेशन बिल्कुल आसान नहीं है। ये शायद एक अलग डायमेंशन है और फायर ड्रैगन शायद असली किलर वही है, गुनी बोला। सावधान। थोड़ी देर बाद वो गॉर्जस फायर ड्रैगन कहीं से दोबारा निकला और दोनों की तरफ दहाड़ता हुआ आया। बैड लक। शाओयान, ये हरामी, क्या तुम बाहर आकर सीधा लड़ नहीं सकते? वांगशे शाओयान की हरकतों से काफी गुस्से में था, तुरंत गाली दी। ये दोनों वाकई बहुत ताकतवर हैं। इस वक्त शाओयान मेडिसिन गार्डन में पैर जोड़कर बैठा था और उसके सामने एक एरे स्क्रॉल धीरे धीरे चमक रहा था। ध्यान से देखने पर गुनी और वांगशे उस स्क्रॉल के अंदर ही थे। पावरफुल डो फॉर्मेशन मास्टर्स लोगों को डो फॉर्मेशन स्क्रॉल या म्यूरल स्टोन्स में ट्रैप कर सकते हैं। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से इंस्क्रिप्शंस बनाकर सील या ट्रैप करते हैं। ये दोनों सोलोमन और वॉन्टू सेक्ट के रीसेंट आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स हैं, इसलिए इनकी स्ट्रेंथ जरूर डरावनी होगी। क्या वो हैंडल कर लेगा? मु योयंग थोड़ी चिंतित थी, क्योंकि शाओयान अभी अभी ट्रिब्यूशन की पावर ले चुका था और अब 2 7 स्टार डो एम्परर से लड़ रहा था। शायद वो थक गया हो। उस पर भरोसा रखो। इस वक्त मुई योयंग और यूरो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए धीरे से बोली। इस बंदे की लव लक तो काफी अच्छी है। थियोनशेन साइड में खड़ा था। ऑब्वियसली अब एक 1 स्टार डो एम्परर होने के नाते वो ज्यादा मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थियोनशेन जानता था कि ये दोनों लड़कियां शावलियन के लिए अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं पा रहीं। बस काफी है, अब मैं तुमसे मिलता हूं। थोड़ी देर बाद शाओयान का फिगर अचानक गायब हो गया और जब वो दोबारा दिखा तो वो फॉर्मेशन स्क्रॉल के अंदर पहुंच चुका था। शाओयान, तुम अब भी बाहर आने की हिम्मत रखते हो? मरने के लिए तैयार हो जाओ। पॉइजन यिन हैंड। ये देखकर वांगशे ने तुरंत अपना गुस्सा नहीं दबाया, जहरीली पाम उठाकर शाओयान पर जोर से वार किया। जहरीली पाम डरावनी औरा के साथ फॉर्मेशन में शाओयान पर लगी, लेकिन जैसे ही वांगशे हंसने वाला था वो शाओयान एक खाकी फ्लेम में बदल गया। जायंट ड्रैगन ने अपना भयानक मुंह खोला और जहर को सीधा निगल लिया। अगले ही पल शाओयान का फिगर 2 हेवनली फ्लेम ड्रैगन्स के बीच उभरा। इतनी जल्दी क्या है? शाओयान ने आते ही कहा। ये फॉर्मेशन शाओयान के डिवाइन मूवमेंट के कोर इंस्क्रिप्शन से बना है और बिना झिझक के कहा जा सकता है कि इस फॉर्मेशन के अंदर शाओयान लगभग इनविंसिबल है। वो आराम से आ जा सकता है। शाओयान, वांगशे ने दांत भींच लिए जब उसका अटैक बेकार गया। नहीं। गुनी को अचानक कुछ समझ आया। उसने वांगशे को रोका, फिर शांत होते हुए शाओयान से मुस्कुराकर बोला, मैं नहीं सोचता था कि तुम फॉर्मेशन के मास्टर भी हो, इसीलिए अब मुझे यकीन हो रहा है कि की हारून तुम्हारे हाथों मारा। क्या कहना चाहते हो? शाओयान हल्का सा हंसा। क्या गुनी पिटकर सीधा हो गया? बेहतर होगा हम कोऑपरेट करें। फेरी मूनलाइट की इनहेरिटेंस तुम ले लो, हमें बस फाइटिंग सोल चाहिए। गुनी ने सीधा प्रपोजल दिया। कोऑपरेशन? मैं शेर के साथ साजिश नहीं करता और फाइटिंग सोल में तुम्हें देने वाला नहीं हूं, शाओयान ने शांत लेकिन तंज भरी आवाज में कहा। तो हमें दोष मत देना। वांगशे, अटैक करो। जब तक 2 फायर ड्रैगन्स को मार देंगे फॉर्मेशन खुद टूट जाएगा। गुनी की बोलते ही उसके बॉडी से अजीब लाइफ एनर्जी निकली और सीधा शाओयान के पास के 2 फायर ड्रैगन्स पर टूट पड़ी। तुम्हें लगता है मेरी फॉर्मेशन टेक्निक इतनी आसान है? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मरो। शाओयान ने हल्का सा पीछे कदम रखा और तुरंत 2 फायर ड्रैगन्स गुनी और वांगशे पर टूट पड़े। अटैक इतना भयानक था कि 7 स्टार डो एम्परर भी सीधा सामना करने से डरे।